हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामनेस्ट। दिस इज अजय कृष्ण शर्मा। आज हम बिजनेस डिसीजन मेकिंग पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो एक्सएटी 2015 एग्जाम में पूछे गए थे। क्वेश्चंस का पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। मैं एडवाइस करूंगा कि आप वीडियो को पॉज करके पहले इन क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करने की कोशिश करें और बाद में इनका वीडियो सोल्यूशन देखें। लुक एट द फर्स्ट सेट। द डिसिप्लिनरी कमिटी of National Political Party (NPP) is meeting today to decide on the future of two of their party members, Mr. Loyal and his son, Mr. Prodigal. Mr. Prodigal is the prime accused in the brutal murder of Mr. Victim, an opposition party leader. Mr. Prodigal is in police custody and his appeal for bail has got rejected. Mr. Loyal claims that his son is innocent and Mr. Victim's death was the result of internal rivalry in the opposition party. Though Mr. Loyal is not accused in this case, his weakness for his son is well known. The media is blaming him for influencing key witnesses to protect his son. Severe criticism of his father-son duo, both by the media and some social activists, is damaging the image of the party. However, Mr. Loyal is significant followers within the party and is considered an asset to the party. तो कुछ चीजें मिस्टर लॉयल के फेवर में है, कुछ चीजें उनके अगेंस्ट जा रही हैं. Any harsh decision against Mr. Loyal would adversely affect the future of NPP and could even lead to a split in the party. This would benefit the ऑपोजिशन. तो यहाँ पर दो पार्टी मेंबर्स हैं, फादर सन डुओ हैं. सन जो है वो अक्यूज हैं, प्राइम अक्यूज हैं एक मर्डर केस के लिए, पुलिस कस्टडी में हैं, बेल रिजेक्ट हो गई है. मीडिया और कुछ लोग अगेंस्ट हैं फादर के. उनको लगता है कि ये की विटनेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अपने सन के लिए. पार्टी डिलेमा में है कि क्या एक्शन लें, बिकॉज मिस्टर लॉयल काफी इन्फ्लुएंसिंग पर्सन है पार्टी में भी, और अगर उनके अगेंस्ट कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है तो वो इवन पार्टी को स्प्लिट भी कर सकता है. और इसका सबसे बड़ा फायदा कौन ले जाएगा? ऑपोजिशन पार्टी. फर्स्ट क्वेश्चन पे नजर डालते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस वुड एडवर्सली अफेक्ट बोथ एनपीपी एंड मिस्टर लॉयल द मोस्ट? फर्स्ट ऑप्शन, टेक नो एक्शन अगेंस्ट मिस्टर लॉयल. अगर आप मिस्टर लॉयल के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लेते तो मीडिया, सोशल एक्टिविस्ट ऑलरेडी इनके अगेंस्ट हैं. इससे पार्टी की जो इमेज है उस पर असर पड़ सकता है, जो कि यहां लिखा हुआ है. ये डैमेज कर सकता है पार्टी की इमेज को. तो अगर कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो पार्टी की इमेज यहां पर खराब हो सकती है. मिस्टर लॉयल पर इसका कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा. हमें पता करना है दोनों पर इसका एडवर्सली इफेक्ट होना चाहिए. फर्स्ट ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा. सेकेंड ऑप्शन, सस्पेंड मिस्टर प्रोडिगल फ्रॉम द पार्टी विद इमीडिएट इफेक्ट. ऐसा करने पर जो पार्टी है उसकी इमेज पर इनफैक्ट पॉजिटिव इंपैक्ट जाएगा और मिस्टर लॉयल पर इसका कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है. हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जो दोनों को एडवर्सली इफेक्ट करे, पार्टी को भी और मिस्टर लॉयल को भी. ये हमारा आंसर नहीं होगा. एक्सपेल मिस्टर लॉयल फ्रॉम द पार्टी विद इमीडिएट इफेक्ट. नाउ जैसे ही आपने उनको एक्सपेल किया, एक तो पार्टी जो है उस पर बहुत जबरदस्त नेगेटिव इंपैक्ट आएगा, बिकॉज मिस्टर लॉयल एक इन्फ्लुएंसिंग पर्सन है, पार्टी पर उनकी बहुत अच्छी पकड़ भी है. और क्योंकि पैराग्राफ में क्लियरली मेंशन किया गया है कि पार्टी स्प्लिट भी हो सकती है, ऐसा कोई भी हार्श एक्शन जो उनके अगेंस्ट लिया जाएगा ये पार्टी को नुकसान कर सकता है, मिस्टर लॉयल को भी नुकसान कर सकता है. आपने एक रेपुटेशन बनाई है पॉलिटिकल करियर में, उस पर इमीडिएट उसका इंपैक्ट आएगा. तो इसका दोनों पर ही एडवर्स इफेक्ट होगा, मिस्टर लॉयल पर भी और पॉलिटिकल पार्टी पर भी. इसे हम अपना ऑप्शन कंसीडर कर सकते हैं. नेक्स्ट ऑप्शन, बैन मिस्टर लॉयल फ्रॉम एंटरिंग पार्टी प्रेमिसेस टिल कंप्लीशन ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स. उनको बैन करने से यस आप एक मैसेज कम्युनिकेट कर रहे हैं कि हम इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे, पर अगर हम थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन में देखें तो ये जो एक्शन होगा इसमें पार्टी को एक फायदा होगा, क्योंकि आप उनको एक्सपेल नहीं कर रहे हैं तो उनका एडवर्स इफेक्ट तो होगा, बट कंपैरेटिवली एक लोअर लेवल पे होगा. एक रिसेंटमेंट होगा जो उनके सपोर्टर्स हैं मिस्टर लॉयल के, उनके मन में, और एज सच बहुत ज्यादा मिस्टर लॉयल को इसका नुकसान नहीं होगा. तो हम थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में थर्ड ऑप्शन को प्रेफर करेंगे. इनिशिएट एन इंटरनल इंक्वायरी टू फाइंड द ट्रूथ. इससे अगेन आपकी जो पॉलिटिकल पार्टी है उस पर कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं जाएगा. आपने इंक्वायरी करी है, अगर ये मीडिया और एक्टिविस्ट जो हैं
उस पर इसका कोई डिस्कशन भी होगा तो कोई नुकसान नहीं है, और मिस्टर लॉयल का तो कोई नुकसान होगा ही नहीं। सो देयरफॉर थर्ड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द डिसिप्लिनरी कमेटी मीटिंग members came up with the following suggestions. Which of the following suggestions would harm the party the least? 1. Maintain status quo. अगर आप मेंटेन करेंगे स्टेटस को, जो जैसा है वैसा रहने दो, तो पार्टी की जो इमेज है उस पर एक नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। हम चाहते हैं पार्टी पर इंपैक्ट कम से कम हो, इस ऑप्शन को हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। एक्सपेल मिस्टर प्रोडिगल फ्रॉम द पार्टी विद इमीडिएट इफेक्ट टू मेंटेन पार्टीज क्लीन इमेज। यस, ये एक ऑप्शन हमारा आंसर हो सकता है, बिकॉज यहां पर आपने जो प्राइम अक्यूज्ड हैं उन्हें पार्टी से निकाल दिया है इमीडिएट इफेक्ट में, पार्टी की इमेज क्लीन रखने के लिए। तो इस ऑप्शन को हम अपना आंसर कंसीडर कर सकते हैं। अगर इससे बेटर ऑप्शन मिला तो हम उसे ऑप्ट करेंगे। यहां पर एक ड्रॉबैक ये है कि अभी वो प्राइम अक्यूज हैं, उनके अगेंस्ट कोई किसी तरह का कोर्ट डिसीजन नहीं आया है, बट स्टिल हम इस ऑप्शन को भी कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? इनिशिएट एन इंटरनल इंक्वायरी टू फाइंड द ट्रूथ। इससे क्या होगा? यस, आप ये कह रहे हैं कि हमने इंटरनल इंक्वायरी की है, पर जो जनरल पब्लिक है उसके माइंड में जो इमेज आप पोर्ट्रे करना चाहते हैं वो बहुत पॉजिटिव इमेज नहीं जाएगी, क्योंकि उन्हें मालूम है इनके जो फादर है वो काफी इन्फ्लुएंशियल है, पार्टी में उनकी एक पोजीशन है, तो उस इंटरनल इंक्वायरी का कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा। सबसे अच्छा तो ये होगा कि आप, क्योंकि उनका नाम आ चुका है, बेल उनकी रिजेक्ट हो चुकी है, दैट मीन्स कुछ ना कुछ कॉज तो यहां पर है, तो आप ये कर सकते हैं कि उन्हें सस्पेंड कर दें, उन्हें पार्टी से एक बार को हटा दें, लेकिन जब तक इंक्वायरी चल रही है तब तक के लिए। उसके बाद जो डिसीजन है, फाइनल डिसीजन उसी के बाद में लिया ना जाना चाहिए। सो थर्ड ऑप्शन को हम अपना आंसर मार्क नहीं करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन, सस्पेंड मिस्टर प्रोडिगल फ्रॉम द पार्टी विद इमीडिएट इफेक्ट बट अनाउंस दैट ही विल बी टेकन बैक इफ द कोर्ट डिक्लेयर्स हिम इनोसेंट। जब तक उनकी इंक्वायरी चल रही है, जब तक उन पर पुलिस केस चल रहा है, पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, कोर्ट डिसीजन दे रहा है, तब तक के लिए पार्टी से सस्पेंडेड रहेंगे, क्योंकि पार्टी अपनी इमेज के मामले में बिल्कुल पर्टिकुलर है। हाँ, अगर उन्हें इनोसेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है कोर्ट से तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, हम उन्हें ले लेंगे। इससे क्या होगा, एक मैसेज भी कम्युनिकेट हो जाएगा कि आप गलत चीजों के साथ में नहीं है, लेकिन आप किसी इनोसेंट पर्सन को भी पनिश नहीं करना चाहते हैं। देयरफॉर फोर्थ ऑप्शन जो है वो अब सेकंड से बेटर ऑप्शन होगा, इससे हम अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? सस्पेंड बोथ मिस्टर लॉयल एंड मिस्टर प्रोडिगल फ्रॉम द पार्टी विद इमीडिएट इफेक्ट। अगर आपने मिस्टर लॉयल को सस्पेंड किया तो इससे पार्टी पर काफी नुकसान हो सकता है, बिकॉज ये काफी इन्फ्लुएंशियल पर्सन है। और दूसरी बात ये है कि जो अक्यूज है वो है मिस्टर प्रोडिगल, उनके सन, उनके फादर ने कोई गलत काम नहीं किया है, तो आप उनके सन के लिए फादर को पनिश नहीं कर सकते हैं, अनलेस ये प्रूव हो जाए कि वो इंक्वायरी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं या की विटनेस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। सो देयरफॉर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर अपॉर्चुनिस्ट, अ वेटरन मेंबर ऑफ एनपीपी stakes his claims to be nominated as an NPP candidate in the upcoming election. Mr. Opportunist presented the following arguments in favor of his candidature to the NPP Executive Committee. Now, ये पॉइंट्स पढ़ने से पहले हम क्वेश्चन पढ़ना पसंद करेंगे ताकि हमें आइडिया लगे कि इन पॉइंट्स में से कौन से वैलिड हैं और कौन से वैलिड नहीं हैं। क्वेश्चन क्या है? Which of the following combinations would best strengthen द क्लेम ऑफ मिस्टर अपॉर्चुनिस्ट कि उन्हें कैंडिडेट बनाया जाए? फर्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या है? मिस्टर लॉयल्स कैंडिडेचर इन द अपकमिंग इलेक्शन विद एडवर्सली इंपैक्ट एनपीपीज चांसेस। एक नेगेटिव बात कर रहे हैं अपने अपोनेंट के लिए कि अगर आपने उनको कैंडिडेट बनाया तो ये नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा, हेंस द पार्टी शुड नॉट नॉमिनेट हिम। अपने अपोनेंट की कमजोरी को हाईलाइट यहां पर वो कर रहे हैं। द पार्टी शुड कॉल अ प्रेस कॉन्फ्रेंस to disown Mr. Loyal. This would enhance the party's image. हमें पॉइंट्स वो ढूंढने हैं जो उनके कैंडिडेचर को सपोर्ट करे। उसके लिए या तो वो अपनी पॉजिटिव क्वालिटीज बताएं या अपने अपोनेंट की कमजोरी बताएं। पार्टी को क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, इससे उनके कैंडिडेचर पर कोई सपोर्ट नहीं होगा। सेकेंड आर्ग्यूमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट नहीं है, देयरफॉर हम थर्ड ऑप्शन को एक बार साइड में रख सकते हैं या इसको हम काइंड ऑफ रिजेक्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या है? द पार्टी वुड नॉट बी एबल टू टेक एनी स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट मिस्टर लॉयल
इफ ही गेट्स री इलेक्टेड। तो अगेन हमें फोकस करना है उनके सपोर्ट में क्या आर्ग्यूमेंट है, मिस्टर लॉयल के अगेंस्ट क्यों डिसिप्लिनरी एक्शन लेने की जरूरत है। उनके बेटे अक्यूज हैं, वो नहीं है, तो अगर वो री इलेक्ट हो भी गए तो उससे पार्टी को उनके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लेने की जरूरत ही क्यों है। वो तब होगी जब वो कुछ गड़बड़ करेंगे। तो ये भी इनके सपोर्ट में आर्ग्यूमेंट हम नहीं मानेंगे। तो अब हम इस ऑप्शन को और इस ऑप्शन को रिजेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या है, आई हैव अ लॉट ऑफ गुडविल एंड सिग्निफिकेंट फॉलोअर्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी। यस, ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उनके फेवर में, जहां पर वो अपनी क्वालिटी बता रहे हैं, एक अच्छी मेरी रेपुटेशन है और सिग्निफिकेंट फॉलोअर्स हैं। तो ये इनके सपोर्ट में एक पॉजिटिव पॉइंट है, ये इनके अपोनेंट के अगेंस्ट एक पॉइंट है। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट, नन ऑफ माई क्लोज रिलेटिव्स आर इनटू एक्टिव पॉलिटिक्स। कई लोगों के क्लोज रिलेटिव एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं होते, इससे कैंडिडेचर पे क्या सपोर्ट मिलेगा। ये आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं है, हम इस ऑप्शन को भी अब रिजेक्ट कर सकते हैं। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन, दैट आर्ग्यूमेंट 1 एंड आर्ग्यूमेंट 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिसिप्लिनरी कमिटी has decided to suspend Mr. Loyal from the party because they felt he was influencing the judicial process. ना उनके अगेंस्ट एक एक्शन लेने का उनके पास एक रीजन है, वो बिलीव कर रहे हैं कि वो जुडिशियल प्रोसेस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। However, Mr. Loyal feels that the committee is biased and he is being framed. कोई रीजन नहीं है, मेरे अगेंस्ट इंटेंशनली ये एक्शन लिया जा रहा है बायसनेस के कारण। Now election has been announced. The last time Mr. Loyal had won with a majority on account of his good work. Which of the following options is most likely to resurrect Mr. Loyal's immediate political career? एक तरह इसको रिवाइव करना है, ब्रिंग बैक टू लाइफ करना है, तो कोई ऐसा एक्शन जो उनको सपोर्ट करे, कोई ऐसा एक्शन जो उनके पॉलिटिकल करियर पे किसी भी तरह का नेगेटिव इंपैक्ट ना आने दे। फर्स्ट ऑप्शन, the main opposition party has invited Mr. Loyal to join the party and contest the election. वो अपने टिकट पर उनको इलेक्शन लड़ाने के तैयार हैं। Chances of winning is high. Definitely ये ऑप्शन हमारा आंसर होना चाहिए, बिकॉज इससे मिस्टर लॉयल के विनिंग के चांसेस तो मालूम है। एक पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन पार्टी है वो उनको इन्वाइट कर रही है, दैट मीन्स उन्हें उन पर भरोसा है। तो ये जो एनपीपी पार्टी है उसके लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है, पर मिस्टर लॉयल के लिए तो डेफिनेटली बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। नेक्स्ट ऑप्शन, नॉट पार्टिसिपेशन इन द कैंपेन एंड इंस्ट्रक्टिंग हिज फॉलोअर्स टू स्टे अवे फ्रॉम द कैंपेनिंग प्रोसेस। इससे आप किसी और को डैमेज तो कर सकते हैं, पर आपके पॉलिटिकल करियर में इसका कोई फायदा आपको नहीं मिलेगा। ये हमारा आंसर नहीं होगा। आस्क हिज फॉलोअर्स टू सपोर्ट द एनपीपी नॉमिनेटेड कैंडिडेट एंड डिस्प्ले हिज लॉयल्टी टू एनपीपी। हमें इमीडिएट पॉलिटिकल करियर पर फोकस करना है। एक गुडविल तो ये बना देंगे इससे पॉलिटिकल पार्टी में, लेकिन जब उन्हें लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी बायस है या उन्हें फ्रेम किया जा रहा है, तब इस तरह की गुडविल से उनके इमीडिएट पॉलिटिकल करियर को कोई फायदा नहीं होगा। ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा। मिस्टर लॉयल शुड कंटेस्ट एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, बट बिकॉज ऑफ ए स्प्लिट इन वोट्स हिज चांसेस ऑफ विनिंग वुड बी लो। अगर चांसेस लो हैं तो स्प्लिट करना या पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ के जाना फायदेमंद नहीं है। फायदेमंद कब है, जब उनके जीतने के चांसेस हो, दैट मीन्स उनके पास अपार्ट फ्रॉम जो इनके सपोर्टर्स हैं, जो फॉलोअर्स हैं, एक और उनको सपोर्ट मिल जाए, जो कि हमें फर्स्ट ऑप्शन में नजर आ रहा है। ये भी हमारा आंसर नहीं होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन बेटर ऑप्शन है। लास्ट ऑप्शन क्या है, इन्फ्लुएंस द नॉमिनेशन प्रोसेस थ्रू हिज फॉलोअर्स विद इन एनपीपी टू गेट वन ऑफ हिज क्लोज एसोसिएट्स नॉमिनेटेड। क्लोज एसोसिएट नॉमिनेटेड हो गया, शैडो आपने एक तरह से किसी को बना के भेज दिया, पर फोकस हमें किसका करना है, उनके इमीडिएट पॉलिटिकल करियर पर। इससे उनके पॉलिटिकल करियर पर इमीडिएटली कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा। ये ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट ऑप्शन। लुक एट द नेक्स्ट सेट। ब्राइट इंजीनियरिंग कॉलेज बीईसी has listed 20 elective courses for the next term and students have to choose any 7 of them. Simran, a student of BEC, notices that there are 3 categories of electives: job oriented, J से represent कर रहे हैं, quantitative oriented, Q से, grade oriented, G से. Among these 20 electives, some electives are both job and grade oriented but are not quantitative oriented. इनको हम कहेंगे JG type. QJ type electives are both job and quantitative oriented but are not grade oriented, and QG type electives are both quantitative and grade oriented but are not job
तो यहां पहले हम वेन डायग्राम बना लेते हैं इन 3 कैटेगरीज के लिए। फर्स्ट कैटेगरी ये है जॉब ओरिएंटेड, ये है क्वांटिटेटिव ओरिएंटेड और ये है ग्रेड ओरिएंटेड। नाउ यहां पर जे जी इसे रिप्रेजेंट करेगा, जे क्यू इसको रिप्रेजेंट करेगा एंड क्यू जी इसे रिप्रेजेंट करेगा। सिमरन ऑल्सो नोट्स दैट total number of QJ type electives is too less than QG type electives। हम बात कर रहे हैं QJ type electives की। ये QG type electives से कितना लेस है? 2 लेस है। लेट अस से इसको हमने मान लिया है x, तो ये वैल्यू x -2 होगी। सिमिलरली द टोटल नंबर ऑफ QG type electives is too less than JG type। ये जो वैल्यू है ये JG टाइप से 2 लेस है, मतलब ये वैल्यू से 2 ज्यादा है। ये हो गई x plus 2। There is only one common elective JQG across 3 categories। That means ये जो innermost part है इसकी वैल्यू हमें क्या गिवन है? 1। Furthermore, the number of only quantitative oriented electives, हम बात कर रहे हैं इस वैल्यू की, से इसे हम कह रहे हैं y, is same as only job oriented electives। ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, बट लेस देन द नंबर ऑफ ओनली ग्रेड ओरिएंटेड इलेक्टिव्स। ये वैल्यू लेट अस से क्या हो गई है? z। तो यहां ये गिवन है कि ये जो y है ये z से कम है। ईच इलेक्टिव हैज एटलीस्ट वन रजिस्ट्रेशन एंड देयर इज एटलीस्ट वन इलेक्टिव इन ईच कैटेगरी और कॉम्बिनेशंस ऑफ कैटेगरीज। दैट मींस हर एक की जो मिनिमम वैल्यू यहां हो सकती है वो 1 हो सकती है। 1 से कम, यहां तक कि हम 0 भी किसी को नहीं ले सकते। ना यहां पर हम एक काम कर सकते हैं, x की वैल्यूज लें एंड देन कॉरेस्पॉन्डिंगली हम y और z की वैल्यूज निकालें। x की सबसे कम वैल्यू हम 3 ले सकते हैं, बिकॉज 3 - 2 तब उस केस में 1 होगा। अगर हमने 2 ले ली तो ये 0 हो जाएगा, जो अलाउड नहीं है। 2 से कम भी अलाउड नहीं है। तो अगर हम x की वैल्यू ले रहे हैं 3, तो उस केस में x - 2 क्या हो गया? 1, और ये 3 4, और ये हो गया 5 9, और ये 1 10। तब हमारा 2y और z इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 10। तो जब हमने x को 3 लिया है तो क्या हम पॉसिबल वैल्यूज निकाल सकते हैं y और z की? y z से कम होना चाहिए। क्या हम y की वैल्यू 1 ले लें? अगर 1 लिया तो z की वैल्यू 8 हो जाएगी। दैट मीन्स यहां पर y और z के लिए एक चॉइस है हमारे पास, 1 एंड 8। व्हाट अगर हम y की जगह 2 ले लें तो ये 4 हो जाएगा, तो z की वैल्यू हो जाएगी 6। तो 2 और 6 एक और पॉसिबिलिटी है। क्या हम इसे 3 ले सकते हैं? 3 2 टाइम्स 6, तो z की वैल्यू 4 हो जाएगी। यस, हम इसे 3 भी ले सकते हैं। क्या हम इसे 3 से बड़ी वैल्यू ले सकते हैं? अगर ऐसा किया तो 4 2 टाइम्स 8, z की वैल्यू 2 हो जाएगी। y z से बड़ा हो जाएगा, हमें y z से छोटा चाहिए। दैट मीन जब हम x की वैल्यू 3 लेंगे तो यही 3 पॉसिबिलिटीज हमारे सामने होगी। क्या हम x की वैल्यू 3 से बड़ी ले सकते हैं? से हमने x की वैल्यू ले ली है 4, तो जैसे ही x की वैल्यू 4 लेंगे ये वैल्यू हो जाएगी 2 + 4 6 + 6 12 एंड 1 13। तब 2y + z की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7। तो जब हम x की वैल्यू 4 लेंगे तो y और z के लिए हमारे पास क्या पॉसिबल वैल्यूज होंगी? क्या हम y को 1 ले सकते हैं? अगर 1 लेंगे तो z 5 हो जाएगा, अलाउड है। क्या हम y को 2 ले सकते हैं? 2 2 टाइम्स 4, तो z 3 हो जाएगा, अलाउड है। हम इसको 3 नहीं ले सकते बिकॉज तब z y से छोटा हो जाएगा। क्या हम x की वैल्यू 5 ले सकते हैं? अगर 5 लिया तो 5 - 2, ये तो 3 हो गया। 3 + 5 8, 8 + 7 15 एंड 1 16। तब 2y + z की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। अभी भी हाँ, हम y की वैल्यू ले सकते हैं 1, तब z की वैल्यू 2 होगी। तो जब हम x की वैल्यू 5 लेंगे तो y की हम वैल्यू ले सकते हैं 1, एंड उस केस में z की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। y को अगर हम 1 से बड़ा करेंगे तो z 0 आ रहा है, जैसे अगर हमने यहाँ पे 2 ले लिया तो वो परमिसिबल नहीं है। तो ये हमारे पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं। Look at the first question. On her way back, Simran met her friend Raj and shared the above information. Raj is preparing for XAT and is only interested in grade-oriented electives. He wanted to know the number of G-type electives being offered. Simran replied, "You have all the information. Calculate the number of G-type electives yourself. It would help your XAT preparation." Raj calculates correctly and says
that there can be blank possible answers. Which of the following options would best fit the blank above? हमें जो ग्रेड ओरिएंटेड इलेक्टिव्स हैं उन पर फोकस करना है. इस सर्कल में जो वैल्यूज उनका अगर हम सम करें तो क्या होगा? ये होगा 2x प्लस 3 प्लस z. अब x की वैल्यू अगर हम 3 पुट करें तो ये हो जाएगा 6 प्लस 3 दैट इज 9 प्लस z की वैल्यू यहां पर हम 8, 6 और 4 ले सकते हैं. तो अगर 8 लेते हैं तो ये होगा 17, अगर 6 लेते हैं तो ये होगा 15 और अगर 4 लेते हैं तो ये होगा 13. ये कब हो रहा है? जब हमने x की वैल्यू 3 ली है. क्या हो अगर हम x की वैल्यू 4 ले लें? 4 2 टाइम्स 8 प्लस 3 ये हो गया है 11 प्लस z. अब यहां पर z के लिए हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज है, 5 एंड 3. अगर हम 5 लेंगे तो विल गेट 16, 3 लेंगे तो वी विल गेट 40. और अगर हम x की वैल्यू 5 ले लें तो ये हो जाएगा 5 2 टाइम्स 10 प्लस 3 13 प्लस z. यहां z की एक ही पॉसिबल वैल्यू है दैट इज 2. वो पुट करेंगे तो हमें 15 मिलेगा. तो अगर हम डिस्टिंक्ट ऑप्शंस के बारे में बात करें तो 13, 14, 15, 16, 17, 15 वाला केस यहां लिया जा चुका है. तो हमारे इस क्वेश्चन में इस ब्लैंक पे हम क्या फिट करेंगे? 5. सेकेंड ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा. लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. सिमरन प्रेफर्स J टाइप इलेक्टिव्स एंड वांट्स टू अवॉइड Q टाइप इलेक्टिव्स. इसका मतलब है सिमरन फोकस करेगी इन पर और इन पर, क्योंकि ये J टाइप इलेक्टिव है पर Q टाइप इलेक्टिव्स नहीं है. She noted that the number of only J type electives is 3. यानी कि Y की वैल्यू हमारी क्या है? 3. ना Y की वैल्यू अगर हम देखें तो 3 सिर्फ इसी केस में आ रही है जब X की वैल्यू 3 है, Y की वैल्यू 3 है और Z की वैल्यू 4 है. राज प्रेफरेंस इज G टाइप इलेक्टिव्स. वो G टाइप इलेक्टिव लेना चाहते हैं, फॉलोड बाय Q टाइप इलेक्टिव्स. Q टाइप पे जाना चाहते हैं. हाउएवर they want to take as many common electives as possible. Now, अगर वो Q टाइप इलेक्टिव में जाएंगे तो फिर कॉमन तो कुछ हो ही नहीं सकता, बिकॉज सिमरन Q टाइप को अवॉइड करना चाहती है. तो अगर कुछ कॉमन हो सकता है तो वो वैल्यू ये हो सकती है, क्योंकि ये J टाइप है और साथ में G टाइप है और Q टाइप नहीं है. क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्टिव्स दैट कैन बी कॉमन बिटवीन देम विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग देयर प्रेफरेंसेस. ये वैल्यू x प्लस 2 हो सकती है और x प्लस 2 करने पर हमारी डिजायर्ड वैल्यू आएगी 5. थर्ड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा. लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. विजय एंड राज want to avoid each other. Vijay is interested in J type electives and wants to avoid Q type electives. इसका मतलब है वो इन electives पर फोकस करेंगे. राज प्रेफरेंस इज G type electives followed by Q type electives. वो G type and then Q में जाना चाहेंगे. Raj noted that the number of only G type electives is 2. Only G type मतलब Z की वैल्यू हमारी क्या है? 2. Z की वैल्यू 2 सिर्फ एक ही केस में आ रही है जब हम X की वैल्यू क्या लें? 5. Y की वैल्यू हम क्या लें? 1. और Z की वैल्यू हम क्या ले लें? 2. Is there a possibility that they would not share any common electives? तो विजय के पास ये ऑप्शन है, तो विजय इनमें से ही कुछ चुनेंगे. अगर मैं X की वैल्यू 5 पुट करूं तो ये 5 प्लस 2 7 और Y की वैल्यू 1. यानी कि अगर विजय की बात करें उनके पास 8 इलेक्टिव्स में से 7 इलेक्टिव चुनना है. हम चाहते हैं कि वो एक दूसरे को अवॉइड करें, यानी कोई भी कॉमन इलेक्टिव ना हो. व्हाट अबाउट राज? उनकी प्रेफरेंस है क्या? G टाइप इलेक्टिव्स फॉलोड बाय Q टाइप इलेक्टिव्स. तो इनके अलावा भी राज के पास में बाकी बचे हुए 12 ऑप्शंस हैं, उनमें से वो 7 इलेक्टिव्स ले सकते हैं. तो अगर राज इन 12 में से 7 ले लें और विजय इन 8 में से 7 ले लें तो इनमें कोई भी कॉमन इलेक्टिव नहीं होगा. हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा यस, there is a possibility, that is first option. Look at the next set. Mr. Dipanshu Barua, a young IT professional, came early to office to assist his boss in the preparation for an important client presentation. When he switched on his computer, he saw an email from Mr. Patel. The email was as follows. Dear Mr. Barua, this email serves as a follow-up of my conversation with you on December 1st, 2014. I have already conveyed need for improvement in your behavior as desired by your project leader and colleagues. They are yet to notice
any visible improvements. I am apprehensive that your failure to act may warrant further action leading to dismissal. I will continue to monitor and assess your performance over the next 3 months to determine whether improvements meet the expectations. At the same time, I would like to reaffirm that you are very valuable for our organization. Best wishes, मिस्टर ए पटेल, एचआर डायरेक्टर। अगर हम समराइज करना चाहें इस पैराग्राफ को तो मिस्टर बरुआ हैं, यंग आईटी प्रोफेशनल हैं। शुरुआत हुई है कि वो जल्दी आए हैं ऑफिस, किस लिए? अपने बॉस को असिस्ट करने के लिए, एक इंपॉर्टेंट क्लाइंट प्रेजेंटेशन के लिए। एंड देन एक ईमेल आती है जहां पर एचआर डायरेक्टर उनके बिहेवियर से रिलेटेड या उनके जो सीनियर्स और कलीग्स का रिस्पॉन्स है उनके बारे में, उसके बारे में बात करते हैं और एक्सपेक्टेशन है उनकी कि आप इसमें इंप्रूवमेंट शो करें, और अगर आप इंप्रूवमेंट शो नहीं करते हैं तो यहां पर आपका डिसमिसल भी हो सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? इनिशियली द ईमेल डिस्ट्रैक्टेड Dipanshu, but he decided to focus on the job. Which of the following options might best explain his decision to do so? Mr. Patel would soon be transferred to another department. वो ट्रांसफर हो जाएंगे तो उनकी जगह कोई और आएगा, पर इस वजह से आप इस मैसेज को इग्नोर करके और अपने काम पर फोकस नहीं करते हैं। क्योंकि अगर एचआर डायरेक्टर ने आपसे कुछ कहा है तो जनरली आपको उसका रेस्पॉन्स करना होता है इन योर एक्शंस और इन योर रिटर्न और वर्बल कम्युनिकेशन। तो यहां पर यह वजह नहीं हो सकती है कि वो इस मैसेज को इग्नोर करें। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? लास्ट वीक मिस्टर दीपांशु हैज बीन असाइंड टू अ न्यू टीम इन द सेम प्रोजेक्ट। आपके बॉस, आपके कलीग्स आपके बिहेवियर से खुश नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको काम नहीं दिया जाएगा, और अगर आपको काम दिया जा रहा है इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो आपसे खुश हैं। आप, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है कि आप एक वैल्यूएबल असेट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो काम तो आपको करना ही है। जहां प्रॉब्लम है वो कहां है? आपके बिहेवियर में। वर्क में कोई प्रॉब्लम यहां पर नजर नहीं आ रही है, तो हम यहां पर ये कहेंगे कि ये भी वो रीजन नहीं है ये सोचना कि मुझे लास्ट वीक एक नई टीम में सेम प्रोजेक्ट में असाइन किया गया है, इससे अभी मुझे अपने काम पर फोकस करना चाहिए या इस मेल को मुझे इग्नोर करना चाहिए। इसमें कोई लिंक हम एस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, 3 days बैक मिस्टर दीपांशु हैज बीन असाइंड अ न्यू प्रोजेक्ट सिमिलर टू हिज फाइनल ईयर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट। आपके फाइनल ईयर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट जो था उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट में आपको असाइन किया गया है। मे बी आपकी जो वर्क की क्वालिटी है या जो रिलेशन है आपके प्रोजेक्ट का, उसमें उसकी इंपॉर्टेंस देखते हुए ये किया गया है। ये भी आंसर नहीं होगा। इंपॉर्टेंट चीज है कि वो इस मेल को पढ़ने के बाद भी अपने वर्क पर ही फोकस करना चाहते हैं। शुरुआत में डिस्ट्रैक्ट हुए थे, हमें वो रीजन ढूंढना है। हिज फ्रेंड हैज बीन हॉस्पिटलाइज्ड फॉर द लास्ट 3 months। पिछले 3 महीने से हॉस्पिटलाइज हैं। इससे आप एचआर डायरेक्टर की मेल को इग्नोर करके काम करेंगे, कोई लिंक नहीं है। फेलिंग टू परफॉर्म इन द क्लाइंट मीटिंग माइट फर्दर कॉम्प्लिकेट थिंग्स। वो थोड़ा सा जल्दी ऑफिस आए हैं, अपने बॉस को असिस्ट कर रहे हैं, तो कुछ हद तक हम ये कहेंगे कि बिहेवियर में भी हम यहाँ पर एक इंप्रूवमेंट देख रहे हैं। और अगर वो चीजों को और कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहते तो उन्हें अपने काम पर और अपने बिहेवियर दोनों पर फोकस करना होगा। मेल जो आया है उसका रेस्पॉन्स वो बाद में भी दे सकते हैं। अभी फिलहाल उनके सामने टारगेट क्या होगा? जिस पर्पस से वो यहां आए हैं उस पर्पस को 100% एफर्ट के साथ में पूरा करना। देयरफॉर फिफ्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा, बिकॉज वो सिचुएशन को और खराब नहीं करना चाहते हैं। वो जानते हैं कि अगर मैं अपने काम पे फोकस करूं और बाकी चीजों पे बाद में मैं वर्क करूंगा तो डेफिनेटली चीजें इंप्रूव होने के चांसेस होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेड्यूल्ड प्रेजेंटेशन वेंट ऑफ स्मूथली। बैक इन हिज केबिन Dipanshu read Mr. Patel's email once more and pondered over it. During the last meeting, he tried hard to put forward his explanation, but Mr. Patel had not allowed him to speak. अपना जो व्यू पॉइंट है, अपना जो पार्ट है वो उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, बट मिस्टर पटेल ने उनको बोलने का मौका नहीं दिया है। दैट मीन्स बहुत ज्यादा डिस्कशन से हमें यहां पर फायदा इनको नहीं मिला है। दीपांशु was thinking of meeting Mr. Patel once again, but was doubtful that would help. पास्ट एक्सपीरियंस ये कह रहा है कि मिलने से भी कोई खास फायदा उनसे नहीं होगा। Incidentally, he had a job offer from a startup with a comparable salary. If Dipanshu was to join the new job, he had to accept the offer within the next 2 weeks. However, he cannot think of a life without a job. दीपांशु was confused. तो जॉब तो उनको चाहिए, कंपेरेबल एक ऑफर है,
जो एचआर डायरेक्टर है उनसे लास्ट मीटिंग में बात करने की कोशिश की पर उन्होंने बोलने का मौका नहीं दिया। ही थॉट कि उनसे मैं बात करूं पर उन्हें डाउटफुल है कि इससे कोई फायदा उनको मिलेगा ना। इस सिचुएशन में नॉर्मली हम क्या कर सकते हैं, यही हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस वुड बी द बेस्ट मूव फॉर दीपांशु? फर्स्ट ऑप्शन, talk to Mr. Patel and highlight the initiatives he has taken, but at the same time start applying for other jobs. Now यहाँ पर ऑलरेडी इसमें पैराग्राफ में मेंशन किया गया है कि बात करने से फायदा नहीं हुआ, पिछली मीटिंग में उनको बोलने तक नहीं दिया गया, तो और वो अभी भी डाउटफुल है कि इससे कुछ फायदा मिलेगा। आपके हाथ में ऑलरेडी जॉब है, एक अच्छा कंपेरेबल सैलरी आपको मिल रहा है, तो आप उधर तो कहें कि मैं बात करूंगा और इस जॉब को अपने हाथ से जाने दूं और फिर मैं दूसरे जॉब सर्च करूं, ये समझदारी नहीं होगी। अगर आपको डिसीजन लेना है और वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन होगा तो वो आपको जल्दी लेना पड़ेगा। ये ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं होना चाहिए। रिजेक्ट द ऑफर फ्रॉम द स्टार्टअप, यूज द नेक्स्ट 3 months टू फाइंड अ बेटर जॉब बट कंटिन्यू इन द प्रेजेंट जॉब। आज आपके पास जो ऑफर है वो आपके प्रेजेंट वर्क के हिसाब से आपको दिया गया है। अगर आप उसको रिजेक्ट करके अगले 3 महीने ट्राई करेंगे, हो सकता है आपको ऑफर मिले, हो सकता है आपको ऑफर ना मिले, बट आपकी सिचुएशन प्रेजेंट जॉब में बहुत अच्छी नहीं होने वाली है, क्योंकि यहां पर या तो आपको सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट नजर आए एंड सडनली चीजें ऐसी हो जो आपके फेवर में टर्न हो, अदरवाइज इसके बाद में चीजें आपके लिए खराब ही होने वाली है। तो ये बिल्कुल समझदारी नहीं है कि आज एक ऑफर है उसको तो ठुकरा दें और नए जॉब के लिए हम ट्राई करते रहें और प्रेजेंट जॉब में हम थोड़ा सा परेशान भी रहें। ये एडवाइजेबल नहीं है, इसे हम रिजेक्ट कर सकते हैं। Resign from this organization right now, immediately rejected because very clearly it is mentioned he cannot think of a life without a job। तो 3 महीने जॉबलेस रह के या आप कुछ समय जॉबलेस रह के अपना जॉब सर्च करेंगे, फिर कोई बेटर ऑप्शन मिलेगा, ये बिल्कुल समझदारी नहीं होगी। आपको अपने हाथ में जॉब रखते हुए ही आगे बढ़ना होगा। एक्सेप्ट द ऑफर ओनली इफ स्टार्टअप गिव्स अ सैलरी हाइक एल्स कीप प्रोस्पेक्टिंग। आपको सैलरी हाइक मिलेगा तो ही उसको ज्वाइन करेंगे ना। यहां पर अगेन हम बहुत ज्यादा नेगोशिएशन की कंडीशन में नहीं है, सिचुएशन हमारे फेवर में नहीं है। तो हाँ, हम ये कह सकते हैं कि जो स्टार्टअप है उनसे हम थोड़ा सा नेगोशिएट करें जिससे हमें और बेटर सैलरी ऑफर मिले, ताकि जब आप स्विच कर रहे हैं तो आपकी एक ग्रोथ नजर आनी चाहिए। ये फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन जहां पर हमने कहा ओनली इफ, वहां हम रिजिड हो गए हैं और उस केस में ऐसा हो सकता है कि हमारा ये जो प्रपोजल है ये एक्सेप्ट ना किया जाए और फिर हम वापस उसी सिचुएशन में आ जाएं जिसे हम अवॉइड करना चाह रहे हैं। ये भी आंसर नहीं होना चाहिए, लेकिन इसको हम रखेंगे तब तक कि हमें कोई बेटर ऑप्शन नहीं मिल जाता है। एक्सेप्ट द ऑफर विद रिक्वेस्ट टू गिव हिम अ 10% सैलरी है। आपने जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अभी तो आप नेगोशिएशन टेबल पे है। आप उनसे कह सकते हैं कि मुझे 10% सैलरी हाइक अगर मिलेगा तो मेरे लिए ठीक रहेगा। और ये कोई भी कंपनी समझती है कि आप जब अपना जॉब स्विच ओवर कर रहे हैं और आपके पास एक ऑफर आया है, तो जनरली इंसान सेम जॉब में अगर ट्रांसफर होना होगा तो वो कहेगा कि मुझे क्या फायदा है यहां पे जाने में। तो अगर आप सैलरी हाइक की बात करेंगे तो डेफिनेटली इस चीज को कंसीडर किया जा सकता है। हम बहुत हार्ड कोर कंडीशन के साथ नहीं जा रहे हैं जैसे कि फोर्थ ऑप्शन में है ओनली इफ। तो नेगोशिएट करके हम कोशिश करेंगे कि 10% सैलरी हाइक ले लें, नई जॉब के अंदर हम अपना कंफर्मेशन भेजें, अपना नोटिस सर्व करें और उसके बाद में अपने काम में मूव करें। और जहां तक आपके बिहेवियरल एस्पेक्ट की बात है, अगर कुछ ऐसा है जिसपे आपको वर्क करना है तो उस पर डेफिनेटली वर्क करें, क्योंकि नेक्स्ट जॉब में कहीं ऐसा ना हो कि ये एस्पेक्ट हमें वहां भी परेशानी करे। देयरफॉर फिफ्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर अ कपल ऑफ वीक्स मिस्टर पटेल केम टू नो दैट दीपांशु's प्रोजेक्ट लीडर मिस्टर जॉन, a very competent senior executive, may have willfully influenced his team members to file a wrong complaint against Dipanshu। आप एचआर डायरेक्टर हैं, आपको ये पता चला है, अब आप क्या करेंगे? क्योंकि आपको पता है जिस पर्सन को ब्लेम किया गया है वो पर्सन एक्चुअल में इनोसेंट है और इंटेंशनली विलफुली ऐसा उनको फ्रेम किया गया है। मिस्टर जॉन मे हैव डन इट बिकॉज दीपांशु हैज रिफ्यूज टू टो जॉन्स लाइन। अपना स्टाइल ऑफ वर्किंग है, जैसे वो काम कर सकते हैं, करना उनको सबसे अच्छा लगता है वो करते हैं। वो एक स्पेसिफिक पाथ पे या एक स्पेसिफिक रूट पर फॉलो अपने आप को नहीं होने देना चाहते हैं। एंड इसको शायद एक ईगो प्रॉब्लम के साथ हम एसोसिएट कर सकते हैं मिस्टर जॉन की। मिस्टर पटेल ऑल्सो केम टू नो दैट दीपांशु वाज थिंकिंग ऑफ क्विटिंग दिस जॉब बिकॉज उनके लिए लाइफ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है। He felt regretful about his letter to Dipanshu. He wanted to resolve the complicated situation. He was contemplating following 5 actions in his mind. Now सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ें
स्टेटमेंट्स को पढ़ने से पहले, ताकि हमें ये मालूम हो कि हमें ढूंढना क्या है। Which of the following is the best sequence of actions for resolving the problem? First, talk to Mr. John about Dipanshu and convey to him that losing a bright employee would cost the organization dearly. Definitely ये एक समझदारी होगी, because यहाँ पर दो पर्सन इन्वॉल्व हैं, मिस्टर जॉन, मिस्टर दीपांशु, एंड डेफिनेटली जो एचआर डायरेक्टर है मिस्टर पटेल। तो जब उन्हें कोई चीज मालूम चली है और वो उस पर्सन को छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि वो कंटेम्पलेट कर रहा है जॉब को छोड़ने के लिए, तो जो उनके मैनेजर हैं, जो उनके बॉस हैं, उनसे बात करते हुए उन्हें बताना कि ये पर्सन हमारे लिए असेट भी है, वैल्यूएबल भी है, और इनको अगर छोड़ना पड़ा हमें, या ये अगर हमें छोड़ के गए तो कंपनी के लिए नुकसान होगा। तो मिस्टर जॉन को उस पर्सन की इंपॉर्टेंस नजर आएगी, और पॉसिबिलिटी है कि वो ये बात समझें कि जो मिस्टर पटेल है, ही नोज अबाउट थिंग्स जो कि चल रही है, और वो अकॉर्डिंगली अपने एक्शन में थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे। कैच अप विद मिस्टर जॉन ड्यूरिंग कॉफी ब्रेक एंड कन्वे दैट दीपांशु हैज अ वेरी गुड ट्रैक रिकॉर्ड। कैचअप करना और ये बताना कि उनका बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। वो कहेंगे ट्रैक रिकॉर्ड में सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा बिहेवियरल एस्पेक्ट है, वो अपनी बात को वापस कहेंगे, क्योंकि वो कोई भी अपनी गलती को एक्सेप्ट यहां पर नहीं करना चाहेंगे। बट ठीक है, इस चीज को भी हम समझते हैं। चैट विद दीपांशु ड्यूरिंग कॉफी ब्रेक। कॉफी ब्रेक के दौरान आप उनसे बात करना चाहते हैं, ठीक है, ये भी कोई बुराई नहीं है। कैच अप विद दीपांशु ड्यूरिंग कॉफी ब्रेक एंड कन्वे दैट द ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज हिम। उनकी इंपॉर्टेंस उनको इन पर्सन बताई जाए, क्योंकि लास्ट मीटिंग में उनको बोलने तक का भी मौका नहीं दिया गया था। अब मिस्टर पटेल को यह भी पता है कि वो इनोसेंट है, तो सिर्फ कैचअप कर लेना वो बहुत ज्यादा समझदारी नहीं होगी। उनको यह बताना कि ऑर्गेनाइजेशन उनको वैल्यू करती है और वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी एक सही स्टेटमेंट होगा। अरेंज ए मीटिंग अमंग मिस्टर जॉन, दीपांशु एंड हिमसेल्फ टू सॉर्ट आउट द डिफरेंस। एज एचआर डायरेक्टर आपका काम क्या है, आपकी जो टीम है, अगर किसी भी तरह का कोई डिफरेंस आया है तो उसको बात करके ही कंप्लीट किया जा सकता है, उसको सुधारा जा सकता है। लेकिन इसके लिए सबसे अच्छा क्या होगा, इनिशियली पहले आपको उनके साथ एक क्लब मीटिंग नहीं करनी है। पहले इंडिविजुअली जो दो पर्सन हैं उनसे बात की जाए, उनको अपना व्यू पॉइंट बताया जाए, उन्हें यह बताया जाए कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर मिस्टर जॉन से बात करना समझदारी होगी सेपरेटली, मिस्टर दीपांशु से बात करना समझदारी होगी, और उसके बाद में एक ज्वाइंट मीटिंग की जा सकती है जहां पर वो भी प्रेजेंट हों, ताकि जो डिफरेंसेस हैं उनको बात करके आपस में सेटल किया जा सके। तो अगर हम यहाँ पर ऑप्शंस को देखते हैं तो 1, 4 एंड 5 ये बेस्ट सीक्वेंस होगी। पहले आप अपने उनके बॉस से बात करें, उनसे बात करें, उन्हें अश्योर करें, और उसके बाद में एक मीटिंग करके जो भी डिस्प्यूट्स हैं, जो भी इश्यूज हैं, उन्हें सेटल करें। फोर्थ ऑप्शन डेफिनेटली हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। लुक एट द नेक्स्ट सेट। अ फ्यू इयर्स बैक मिस्टर आर्बिट एंड मिस्टर बोरिंग started an oil refinery business. Their annual earning is currently just 50,000 million rupees. They are now exploring various options to improve the business. Mr. Zanadu, a salesperson from Innovative Technology Solutions, that is ITS, is trying to sell a new oil refinery technology to Mr. Arbit and Mr. Boring. This technology could potentially enhance their annual earning to 150,000 million rupees within a year, but they have to make one-time investment of 100,000 million rupees to implement the technology. If the technology is not successful, the investment would be lost. Mr. Arbit and Mr. Boring are discussing about possible risks of the investment. First question क्या है? Mr. Arbit is enthusiastic about this investment idea, but Mr. Boring is a little skeptical. This impasse makes them approach a consultant. The consultant makes some observations. Which of the following observations made by the consultant might reduce Mr. Arbit's enthusiasm for the new investment idea? First option, investment is warranted only when benefits outweigh cost. यहां पर ये एंथुसियास्टिक तो हैं कि इन्वेस्टमेंट आइडिया है, लेकिन जो कंसल्टेंट है उन्होंने क्या कहा है, कोई भी इन्वेस्टमेंट वारंटेड कब होता है, जब उससे मिलने वाले बेनिफिट्स उसके साथ जुड़ी हुई जो कॉस्ट है या जो रिस्क है उससे ज्यादा होंगे। दैट मीन्स यहां पर आपको लॉजिकल रैशनल थिंकिंग करनी होगी, आपको प्रॉपर डेटा चाहिए होगा बेनिफिट्स के साथ में, रिस्क एसोसिएटेड के साथ में, उसके बाद में ही आपको ऐसा कोई डिसीजन लेना चाहिए। डेफिनेटली यस, हम ये कह सकते हैं कि ये उनके एंथुसियाज्म को रिड्यूस करेगा।
बिकॉज इस डिसीजन को लेने के लिए दे नीड डेटा, दे नीड मोर रिसर्च, क्या कॉस्ट इन्वॉल्व हो रही है, क्या रिस्क एसोसिएटेड है, देन ओनली दे शुड गो फॉर इट। टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट्स गिव हायर अर्निंग्स इन फ्यूचर। अगर हम इस बात को ध्यान में रखेंगे तब तो उनका एंथुजियाज्म लेवल बढ़ेगा, बिकॉज वो इसके लिए एंथुजियास्टिक है, नया टेक्नोलॉजी है, इन्वेस्टमेंट करिए, इसका फ्यूचर में फायदा मिलेगा। हमें वो ऑप्शन ढूंढना है जो उनके एंथुसियाज्म को क्या कर सके, रिड्यूस कर सके। तो ये हमारा आंसर नहीं होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी लीड्स टू रिडक्शन ऑफ कॉस्ट इन द लॉन्ग रन, अगेन ये हमारा आंसर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके कारण अगेन उनका एंथुसियाज्म लेवल बढ़ेगा कि आज अगर हम टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जो कॉस्ट होगी वो कम होगी, अल्टीमेटली हमारा बेनिफिट बढ़ेगा। टेक्नोलॉजी रिस्क कैन बी कंट्रोल्ड, अगर टेक्नोलॉजी रिस्क कंट्रोल की जा सकती है तो फिर उनका एंथुसियाज्म डाउन नहीं होगा। वो ये कहेंगे कोई जो रिस्क है उसकी कोई चिंता नहीं करनी है, वी शुड गो फॉर द इन्वेस्टमेंट, ये रिस्क को तो हम बाद में कंट्रोल कर लेंगे। तो ये भी आंसर नहीं होगा। बिजनेस इज ऑल अबाउट टेकिंग रिस्की डिसीजंस, बिजनेस अगर रिस्की डिसीजंस के बारे में है तब तो फिर उनके एंथुसियाज्म को रिड्यूस होने का कोई चांस ही नहीं है। उन्होंने कहा कि रिस्क लेनी चाहिए बिजनेस में, लेकिन प्रॉब्लम यहां पर यह है कि हम ये चाहते हैं कि वो अपने डिसीजन को रिकंसिडर करें कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा वो जल्दबाजी में डिसीजन ले रहे हैं। तो ये ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं होगा। डेफिनेटली फर्स्ट ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये ऑप्शन उन्हें अलर्ट करेगा कि आप अपने मूवमेंट से पहले थोड़ा सा कॉशियस रहें, प्रॉपर रिसर्च करें, डेटा जनरेट करें और फिर डिसीजन लें कि आपके लिए फायदेमंद क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू सेल द टेक्नोलॉजी टू मिस्टर आर्बिट एंड मिस्टर बोरिंग, Mr. Xanadu is thinking of 5 possible sales pitches. Which of the following sales pitches would reduce uncertainties the most for Mr. Arbit and Mr. Boring? First option क्या है हमारे सामने? All other competitors are aggressively investing in risky technologies. वो रिस्की टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रही हैं, इसलिए आपको भी इस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये एक समझदारी का डिसीजन नहीं होता है। हम चाहते हैं कि उनमें उनके मन में अगर कोई डाउट है, अनसर्टेनिटी है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो उसको रिड्यूस करें। तो इसको हम एनालॉजी बेस्ड कंसेप्ट पर रिड्यूस नहीं कर सकते कि दूसरा ऐसा कर रहा है तो आप भी ऐसा करिए। हो सकता है दूसरे का अपना रीजन हो, हमारा ये रीजन नहीं होगा। हम अपना डिसीजन रैशनल थिंकिंग, लॉजिक पर बेस लेंगे। ये उनके मन की अनसर्टेनिटी को रिड्यूस नहीं कर सकता है। सेकेंड ऑप्शन, इफ द टेक्नोलॉजी सक्सीड्स द एनुअल अर्निंग्स वुड ग्रो 3 times फ्रॉम द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर and they would be able to recover the invested money within 1 year. Yes, ये इनको एक अश्योरेंस सा दे रहा है कि आपके मन में जो डाउट है, अनसर्टेनिटी है, उसको आप हटा दीजिए। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, यहां एक वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, इफ द टेक्नोलॉजी सक्सीड्स। इफ इट डजंट देन व्हाट विल हैपन? तो यही तो अनसर्टेनिटी उनके मन में है कि क्या टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर ये होता कि टेक्नोलॉजी फॉर श्योर सक्सेसफुल रहेगी तब तो इन्वेस्टमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं है, पर जैसे ही इफ क्लॉज आ गया ये डाउटफुल हो गया, और डाउटफुल स्टेटमेंट कभी भी आपकी एंजाइटी, अनसर्टेनिटी, एप्रीहेंशन को रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। ये हमारा आंसर नहीं होगा। प्रिलिमिनरी स्टडीज इंडिकेट दैट सक्सेस रेट ऑफ टेक्नोलॉजी इज 85%। वही बता रहे हैं, उनके मन में डाउट है कि क्या हमें इतना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और अब अगर आप अपने उस बात को सपोर्ट करने के लिए फैक्ट या डेटा दें, ये कह रहा है कि प्रिलिमिनरी स्टडी बता रही है कि जो टेक्नोलॉजी की सक्सेस रेट हाई है, दैट मींस अगर आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो इसके सक्सेसफुल होने के चांसेस काफी ज्यादा होंगे, एंड यस आपको ये फायदा करेगी। ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, बैक विद डेटा। ये हमारा आंसर हो सकता है, क्योंकि इससे जो डाउट है उनके मन में वो रिड्यूस हो जाएगा। द R&D टीम ऑफ ITS इज वर्किंग टू काउंटर एनी पॉसिबल डाउनसाइड ऑफ द टेक्नोलॉजी। आपकी R&D टीम काम कर रही है, पर वो सक्सेसफुल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी ये श्योर नहीं है, बिकॉज दैट विल बी द काउंटर क्वेश्चन जो ये उनसे पूछेंगे। क्या हो अगर आपकी R&D टीम सक्सेसफुल नहीं हो? तब तो इन्वेस्टमेंट वेस्ट हो गया। तो उनके मन में जो अनसर्टेनिटी है वो रिड्यूस नहीं होगी। ये भी आंसर नहीं होगा। बिजनेस इज ऑल अबाउट टेकिंग रिस्की डिसीजंस। आपने जाके सेल्स पिच में कहा कि बिजनेस में रिस्की डिसीजन लेने होते हैं, तो काउंटर आर्ग्यूमेंट आएगा कि समझदारी वाले डिसीजंस लेने होते हैं, रिस्की डिसीजंस ब्लाइंड फोल्डेड आप नहीं ले सकते हैं। ये भी आंसर नहीं होगा। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? थर्ड ऑप्शन, क्योंकि यहां पर हम टेक्नोलॉजी के सक्सेसफुल होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसके बारे में बात कर रहे हैं, सपोर्टेड बाय डेटा। देयरफॉर डेफिनेटली ये मदद करेगा उनके मन में जो डाउट है या जो अनसर्टेनिटी है उसको रिड्यूस करने में। थर्ड ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर आर्बिट एंड मिस्टर बोरिंग डिड नॉट इन्वेस्ट इन द न्यू टेक्नोलॉजी, बट द न्यू टेक्नोलॉजी इज अ बिग सक्सेस। रिपेंटेंट,
they are now estimating the additional amount they would have earned, that is foregone earnings, had they invested in the new technology. However, the two owners differed on expected lifespan of the new technology. Mr. Arbit expected lifespan to be 5 years, whereas Mr. Boring expected it to be 2 years. After the technology gets outdated, the earnings from the business would drop back to 50,000 million rupees. What would be the difference between two expected foregone earnings? Two expected मतलब क्या? According to Mr. Arbit and according to Mr. Boring, after 5 years of the technology investment, if yearly earnings are deposited in a bank at 10% compounded annually, यहां पर foregone earning के बारे में क्या कहा गया है? Earnings from business with new technology minus earnings from business without new technology. ना यहां पर अगर हम देखें, ये वाला पार्ट दोनों की कैलकुलेशन में कॉमन होगा, क्योंकि ये पार्ट कॉमन होगा और जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे इस क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना होगा? अर्निंग्स फ्रॉम बिजनेस विद न्यू टेक्नोलॉजी दोनों पर्सन के लिए पता करके और उसका डिफरेंस ले लें, हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ लेट अस सी, यहां पर ये इन्वेस्टमेंट किया गया है, एक साल के बाद अर्निंग हो गई है 150,000 मिलियन रुपीस। एक साल के बाद फिर अर्निंग हो गई है 150,000 मिलियन रुपीस। फिर एक साल के बाद अर्निंग हो गई है या तो 150,000 मिलियन रुपीस या 50,000 मिलियन रुपीस। फिर एक साल के बाद ये हो जाएगी 150,000 मिलियन रुपीस या 50,000 मिलियन रुपीस, और एक साल के बाद ये हो जाएगी 150,000 मिलियन रुपीस या 50,000 मिलियन रुपीस, डिपेंडिंग अपॉन ये मिस्टर आर्बिट के हिसाब से कैलकुलेशन हो रही है और ये मिस्टर बोरिंग के हिसाब से कैलकुलेशन हो रही है। जो इन्वेस्टमेंट है मिस्टर आर्बिट के हिसाब से वो 5 साल बाद डेड हो जाएगा, और मिस्टर बोरिंग के बारे में अगर बात करें तो 2 साल बाद वो इन्वेस्टमेंट डेड हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट को हम यहां कंसीडर नहीं करेंगे, हम सिर्फ अर्निंग्स पर फोकस करेंगे ना। यहां पर ये जो अर्निंग हुई है इस पे हमें 1, 2, 3 एंड 4 इयर्स कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। किस रेट पर? 10%। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 150,000 मल्टीप्लाइड बाई 1.1 रेज्ड टू द पावर 4। ऐसे ही अगर हम इस 150,000 की बात करें तो इस पे हमें 1, 2 और 3 इयर्स कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये अमाउंट क्या हो जाएगा? 1.1 रेज्ड टू द पावर 3। 150,000 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 150,000 तो हम कॉमन ले लेंगे, तो ये वैल्यू हो गई 1.1 रेज्ड टू द पावर 3। व्हाट अबाउट दिस 150,000? ये 2 बार इस पे इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 150,000 मल्टीप्लाइड बाई 1.1 रेज्ड टू द पावर 2। 150,000 हमने कॉमन ले लिया तो ये हो गया 1.1 रेज्ड टू द पावर 2। नाउ ये 150,000 पे एक साल इंटरेस्ट मिलेगा तो ये 1.1 हो जाएगा, और ये 150,000 एज इट इज रहेगा। तो ये टोटल अर्निंग होगी एट द एंड ऑफ 5 इयर्स अकॉर्डिंग टू मिस्टर आर्बिट। नाउ व्हाट अबाउट मिस्टर बोरिंग? ये जो 150,000 है ये एक साल बाद इनके हिसाब से भी अर्निंग होगी। इसकी वैल्यू 4 साल बाद क्या हो जाएगी? दिस मल्टीप्लाइड बाई 1.1 रेज टू द पावर 4। ऐसे ही सेकेंड ईयर के बाद फिर 150,000 मिलियन रुपीस की अर्निंग होगी। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 150,000 मल्टीप्लाइड बाई 1.1 रेज टू द पावर 3। तो यहां पर वही 150,000 हमने कॉमन ले लिया है, ये 1.1 रेज टू द पावर 3 हो गया। अब इसके बाद क्या होगा? यहां पर अब ये जो अर्निंग है इनके हिसाब से वो कितनी होगी? 50,000, और यहां पर 2 साल बाद इस पे इंटरेस्ट मिलके क्या वैल्यू हो जाएगी? 1.1 रेज टू द पावर 2। फिर इस 50,000 पे ये हो जाएगी 1.1 और फाइनली 50 ना। अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? यहां पर ये साइन माइनस हो जाएगा ना। ये वाला जो पार्ट है वो इस वाले पार्ट से पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा, तो हम इस पार्ट को यहां से हटा सकते हैं। अब जो हमारे पास पार्ट बचेगा वो ये है, ये पार्ट और ये पार्ट दोनों में कॉमन है, तो अगर हम इसे कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा 150,000 माइनस 50,000, दैट इज 100,000 मल्टीप्लाइड बाई ये वैल्यू। 1.1 का स्क्वायर होता है 1.21, फिर ये 1.1 और 1, इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये हो गया 3.31, और इसको 100,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 331,000 मिलियन रुपीस। Look at the next set. Life Saving Pharmaceuticals (LSP) is India-based pharmaceuticals company. Their business mostly revolves around a couple of generic drugs and a few patented drugs. LSP operates in 30 odd countries, and more than 50% of their sales volume
is from outside India. First question, if more than 50% of their sales volume is from generic drugs, which of the following options is definitely correct? All percentage figures are with respect to total sales volume. That means यहां पर अगर हम बात करें जेनेरिक ड्रग्स हैं, पेटेंटेड ड्रग्स हैं, इंडिया और फॉरेन, यहां हम बात कर रहे हैं सेल्स वॉल्यूम की। नाउ लेट अस से टोटल सेल्स वॉल्यूम हमने क्या ले लिया है 100। तो आउटसाइड इंडिया जो सेल्स वॉल्यूम है ये मोर देन 50% है। दैट मीन्स ये वैल्यू इस वैल्यू के 50% से ज्यादा है। सो वी कैन से ये वैल्यू मोर देन 50 होगी, तो डेफिनेटली ये वैल्यू लेस देन 50 होगी। ऐसे ही मोर देन 50% ऑफ देयर सेल्स वॉल्यूम इज फ्रॉम जेनेरिक ड्रग्स, सेल्स वॉल्यूम ये रहा मोर देन 50%, मतलब ये वैल्यू 50 से ज्यादा होगी, तो ये वैल्यू 50 से कम होगी। हमें जो भी कैलकुलेशन यहां परसेंटेज में गिवन है वो इसके रेस्पेक्ट में हमें कैलकुलेट करनी है, बिकॉज इट इज मेंशन इट इज विद रेस्पेक्ट टू द टोटल सेल्स वॉल्यूम। इफ सेल्स वॉल्यूम ऑफ पेटेंटेड ड्रग्स इन इंडिया इज 43%, पेटेंटेड ड्रग्स इंडिया 43% ऑफ व्हाट, ऑफ दिस वैल्यू, तो अगर ये 43 हो गया, इन दोनों का सम लेस देन 50 होना चाहिए। ये तभी पॉसिबल होगा जब ये वैल्यू लेस देन 7 होगी। देन द सेल्स वॉल्यूम ऑफ जेनरिक ड्रग्स इन इंडिया will be less than 43%. Now, दो ये स्टेटमेंट पार्शियली ट्रू है, इसको हम 100% ट्रू नहीं मान सकते, बिकॉज जैसे ही हमने कहा लेस देन 43%, हो सकता है हमारे मन में थॉट आए कैन इट बी 40%, पर हमें मालूम है ये वैल्यू इस वैल्यू का 40% नहीं हो सकती। इनफैक्ट ये वैल्यू इस वैल्यू के 7% से कम होगी। तो ये स्टेटमेंट पार्शियली ट्रू है, पार्शियली फॉल्स है। हमें क्या ढूंढना है? डेफिनेटली ट्रू, ये हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन, if the sales volume of generic drugs in foreign countries, generic drugs foreign countries is at least 24%, इसका 24% 24 होता है, मतलब ये वैल्यू 24% के इक्वल या उससे ज्यादा है। The sales volume of patented drugs in India, patented drugs in India will be above 24%. Let us say ये वैल्यू है 51, क्योंकि मोर देन 50 होनी चाहिए। लेट्स से ये वैल्यू हम 24 ले रहे हैं, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 27। नाउ ये वैल्यू लेस देन 50 है, ये हमने 27 ली है, तो कैन वी से तभी पॉसिबल होगा जब ये वैल्यू लेस देन 23 होगी। यहां पर ये कहा गया है इट विल बी अबव 24%। अगर एक जगह भी ये वैल्यू फॉल्स प्रूव हो गई है, हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। It has to be less than 23% according to the values that we have taken. ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। Next option, if the sales volume of patented drugs in India is 54%, patented drugs India 54% of this value, ये 54 है, पर ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इंडिया का अगर हम सेल्स वॉल्यूम देखते हैं वो टोटल के 50% से कम है। तो ये अकेला अगर 54% हो गया टोटल का, तो इसमें कुछ ऐड करने पर ये वैल्यू मोर देन 54% हो जाएगी। जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो यहां पर फॉल्स हो जाएगी। थर्ड ऑप्शन भी हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन, इफ द सेल्स वॉल्यूम ऑफ पेटेंटेड ड्रग्स इन इंडिया, पेटेंटेड ड्रग्स इंडिया इज 29%, दैट इज 29% ऑफ 100, ये वैल्यू अगर 29 है, तो ये वैल्यू लेस देन क्या होगी 21. The sales volume of generic drugs in foreign countries will be above 29%. इन दोनों का सम हर हालत में मोर देन 50% होना चाहिए। अगर इसको हम 21% भी ले लें, तो ये वैल्यू मोर देन 29% होगी ही होगी, तभी ये सम 50% से ज्यादा होगा। ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। फोर्थ ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर इस वैल्यू को हम 21% से कम ले लेंगे, तो ये तो और भी 29% से ज्यादा हो जाएगी। लेट अस से हमने इसको 20 ले लिया, तो मोर देन 50 लाने के लिए इस वैल्यू को मोर देन 30 होना पड़ेगा, पर हर हालत में ये मोर देन 29% होगा। यही हमारा आंसर है। लास्ट ऑप्शन, इफ द सेल्स वॉल्यूम ऑफ जेनेरिक ड्रग्स इन इंडिया इज एटलीस्ट 60%, जेनेरिक ड्रग्स इंडिया एटलीस्ट 60%, मतलब ये वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 हो, क्योंकि हमें इसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेशन करनी है। ये बेसिक कंडीशन को वायलेट कर रहा है, जो कह रहा है कि इंडिया में जो सेल्स वॉल्यूम है ये टोटल सेल्स वॉल्यूम का लेस देन 50% है, तो ये वैल्यू मोर देन 60 या इक्वल टू 60 नहीं हो सकती है। फिफ्थ ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर सिन्हा, अ सीनियर एग्जीक्यूटिव एट LSP,
observes that their business in India is not vibrant. LSP faces stiff competition from Indian and global players, except in rural areas. Interestingly, most of their sales in the rural area are from cough syrup used as sedatives. Sedatives is something जो आप यूज करते हैं या लेते हैं to calm your mind, to relax your mind. By teenagers, Mr. Sinha is planning the following actions to improve business in the long run. Actions read करने से पहले हमें क्वेश्चन रीड करना होगा. Which of the following sequences is best arranged in the descending order of appropriateness? Descending order मतलब क्या है? मोस्ट अप्रोप्रिएट सबसे पहले, लीस्ट अप्रोप्रिएट सबसे बाद में. इन्वेस्ट इन डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स, ये तो समझदारी होगी क्योंकि अभी आपका बिजनेस बहुत हद तक एक ड्रग पर और वो भी एक स्पेसिफिक एरिया में डिपेंडेंट है, तो यस ये एक सही एक्शन होगा. इंक्रीज सेल्स ऑफ कफ सिरप इन रूरल मार्केट्स, जहां आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है वहां पर उसको और इंक्रीज करने से बिजनेस को लॉन्ग रन में फायदा होगा. यस हम इसे कंसीडर करेंगे. ट्राई एंड कट कॉस्ट, बिजनेस में लॉन्ग रन के लिए अगर आप कॉस्ट को रिड्यूस कर सकें तो प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ती है. ये एक एक्शन नॉर्मली बिजनेस में लिया जाता है. नेक्स्ट एक्शन क्या है? रिक्रूट मोर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स इन द रूरल एरियाज. किस पर्पस से हम इनको रिक्रूट करना चाहते हैं? ऑलरेडी हमारा जो कफ सिरप है वो सेल हो रहा है. इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ डॉक्टर्स, जहां पर हम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को भेज के अपने प्रोडक्ट के बारे में उनको जानकारी दें. यहां पर टीनेजर्स इसको यूज कर रहे हैं एज सेडेटिव. ये इसका इंटेंडेड पर्पस नहीं है कफ सिरप का, तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को भेजने से फायदा यहां नहीं होगा. ये हमारे एक्शन में नहीं होना चाहिए. देयरफॉर फोर्थ ऑप्शन और फिफ्थ ऑप्शन को हम यहां से हटा सकते हैं ना. बाकी बचे तीन ऑप्शंस में से हम इन दो ऑप्शंस को कंसीडर नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि हमें यहां पर शॉर्ट गेन नहीं देखना है. अगर शॉर्ट गेन देखना होता तो हम डेफिनेटली रूरल मार्केट में जो कफ सिरप सेल है उसे बढ़ाने की कोशिश करते. हम यहां पर बिजनेस में लॉन्ग रन के बारे में बात कर रहे हैं, तो इन दोनों को हम अपना आंसर नहीं मानेंगे. हमारा आंसर होना चाहिए फर्स्ट ऑप्शन. फर्स्ट एक्शन क्या है? डेवलप करिए न्यू ड्रग्स. इफेक्ट आने में टाइम लगेगा, इसका बिजनेस पे इंपैक्ट आने में समय लगेगा, तो समझदारी से आज इन्वेस्टमेंट करना होगा. इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कोशिश करें कि कॉस्ट को कंट्रोल कर सकें. ये थर्ड एक्शन है. एंड फाइनली जहां से हमें बिजनेस मिल रहा है उस पर तो हम फोकस करें ही करें ताकि हमारा रेवेन्यू भी बढ़ता रहे. तो हमारा जो बेस्ट ऑप्शन यहां अवेलेबल होगा वो कौन सा होगा? फर्स्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. मिस्टर रस्तोगी, HR head of LSP, is contemplating of transferring Mr. Jose from India to their Luxembourg office. Mr. Jose's wife is also with the HR department of LSP. The couple is expecting their first child within next 4 months and hence they want to be together. ये रिक्वायरमेंट है जो यहाँ पर मेंशन की गई है. Mr. Rastogi is wondering whether Mr. Jose would accept the transfer. If he doesn't, Mr. Rastogi would have to send a less competent person for this job as early as possible. The office in Luxembourg is very important for the company's future. It is at its nascent stage and does not yet have an HR department. अगर HR department होता तो कोई दिक्कत ही नहीं होती. It is not possible to transfer Mrs. Jones to Luxembourg. तो मिस्टर जोस को ही ट्रांसफर कर सकते हैं. मिसेस जोस के लिए अभी वहां पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी कंपनी की, और कंपनी अपने सबसे अच्छे जो कैंडिडेट है उन्हें वहां भेजना चाहती है क्योंकि वो ऑफिस कंपनी के फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट है. क्या क्वेश्चन पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशंस पर्सपेक्टिव टू रिजॉल्व द इशू? बेस्ट पर्सन को वहां भेजना है क्योंकि वो पर्सन या वो ऑफिस जो है वो बड़ा क्रिटिकल है. बट यस, ह्यूमन एस्पेक्ट को भी ध्यान में रखना होगा, अदरवाइज हो सकता है मिस्टर जोस रिजेक्ट कर दें इस ऑफर को. फर्स्ट ऑप्शन क्या है? गिविंग ए सैलरी हाइक टू मिस्टर जोस विद अ प्रॉमिस टू ट्रांसफर मिसेस जोस टू लग्जमबर्ग इन द नियर फ्यूचर. यहां पर मेंशन किया गया है ये अगले 4 महीने साथ रहना चाहते हैं, तो यहां पर पैसे का इशू नहीं है, इशू है उनको साथ रहने का है. तो ये एक समझदारी भरा एक्शन नहीं होगा. मिस्टर जोस प्रोबेबली सैलरी के हाइक में ज्यादा इंटरेस्टेड यहां पर नहीं होंगे. सेकेंड ऑप्शन, गिविंग मिसेस जोस ऑप्शन टू वर्क फ्रॉम होम while in Luxembourg so that she can be with Mr. Jose. एक बहुत समझदारी भरा डिसीजन. वो HR डिपार्टमेंट से हैं, उनको ऑफिशियली ट्रांसफर नहीं किया गया है, पर मिस्टर जोस को ट्रांसफर किया गया है. मिसेस जोस को कहा गया है आप भी लग्जमबर्ग जाके रहें, पर आपका जो वर्क है वो यहां के ऑफिस से ऑपरेट करने से अच्छा है आप वहीं से ऑपरेट करें वर्क फ्रॉम होम. तो इससे दोनों पर्पस सॉल्व हो जाएंगे, वो दोनों साथ भी होंगे
और अपने बेस्ट पर्सन को वो वहां भेज भी पाएंगे, किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट यहां पर राइज होने के चांसेस नहीं होंगे। ये हमारा आंसर होना चाहिए। गिविंग मिस्टर जोस ऑप्शन टू वर्क फ्रॉम इंडिया फॉर द टाइम बीइंग सो दैट ही कैन बी विद मिसेस जोस इन इंडिया। मिस्टर जोस इंडिया में रुके और वर्क फ्रॉम होम करे, उससे ज्यादा अच्छा समझदारी क्या होगी कि मिसेस जोस वहां जाके वर्क फ्रॉम होम करे। मिस्टर जोस की प्रेजेंस वहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। हम कहेंगे ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा। गिविंग अ सैलरी हाइक टू मिस्टर जोस टू कंपनसेट फॉर मिसेस जोस सैलरी सो दैट शी कैन ज्वाइन मिस्टर जोस एट लग्जमबर्ग इवन विद लॉस ऑफ पे। बात यहां सैलरी की नहीं है, बात यहां पर काम की है। मिसेस जोस का अपना एक काम है, वो काम कर रही है एचआर डिपार्टमेंट में। तो हम ये कहें कि ठीक है, आपको हम एक तरह से जॉब प्लेस कर रहे हैं, इनको हम एक्स्ट्रा पे दे रहे हैं। तो ये भी समझदारी नहीं होगी, बिकॉज मिसेस जोस अपना जॉब छोड़ना नहीं चाहेंगी। तो हम इसको भी अपना आंसर मार्क नहीं करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? आस्किंग मिस्टर जोस टू एक्सेप्ट द ऑफर राइट नाउ बट गिव हिम अप टू 6 months टू ज्वाइन लग्जमबर्ग ऑफिस। नाउ लग्जमबर्ग ऑफिस इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल है। आज फिर ऑफर देने का कोई मतलब ही नहीं है कि अगर आपको 6 महीने बाद में ज्वाइन करना है, हमारी प्रायोरिटी होगी कि एक ऐसा सोल्यूशन ढूंढें जहां पर कंपनी को भी फायदा हो और उनकी पर्सनल लाइफ में भी ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं हो। सो फिफ्थ ऑप्शन भी हम अपना आंसर मार्क नहीं करेंगे। हमारे क्वेश्चन का आंसर सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर खान यूज्ड टू वर्क as the vice president of LSP India. However, he had resigned from LSP India for a better job in New York. तो better job के लिए उन्होंने जॉब छोड़ा है। In the meantime, his wife was promoted to head the HR of LSP India. Mrs. Khan had struggled hard to reach this position and was quite popular and respected within the organization. Mrs. Khan was contemplating whether she should give up her career and join him in New York. Mrs. Khan is considering the following actions. Actions को रीड करने से पहले क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। Which of the following sequence of actions can be immediately taken by Mrs. Khan to maintain her work-life balance? ना दो चीजों पे हमें ध्यान देना है। एक तो इमीडिएट एक्शन होना चाहिए और दूसरा वर्क लाइफ बैलेंस को हमें ध्यान में रखना है। फर्स्ट एक्शन क्या है? Take a break for the time being and focus on personal life. Given her reputation, she can always get back to the same job if required. इसे हम अपना आंसर मार्क नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहां पर हम वर्क लाइफ को बैलेंस नहीं कर रहे हैं। हमने यहां पर पूरी प्रायोरिटी किसको दे दी है? पर्सनल लाइफ को। और वो वर्क जिसके लिए हमने इतना हार्ड वर्क किया है उसे हम इमीडिएटली छोड़ रहे हैं। समझदारी नहीं होगी। सेकेंड एक्शन, गो टू न्यूयॉर्क ऑन लीव विदाउट पे फॉर 2 months टू हेल्प मिस्टर खान settle down. After that, she can come back and resume her responsibility in LSP India. Yes, ये एक probable solution है। यहाँ पर दोनों पर्पस सॉल्व हो रहे हैं। मिस्टर खान एक बेटर करियर अपॉर्चुनिटी के लिए न्यूयॉर्क जा रहे हैं, तो उनको 2 महीने वहां जाके सेटल कर दें, सारी चीजें देख लें। 2 महीने वो विदाउट पे रहे, जिससे कि कंपनी को भी ये ना लगे कि उनको अननेसेसरली पे देना पड़ रहा है। और 2 महीने के बाद वो वापस आके अपना जॉब यहाँ रिज्यूम कर लें, तब तक मिस्टर खान भी वहां पर सेटल हो चुके होंगे और फिर लॉन्ग रन में जो बेटर सॉल्यूशन वो और आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो ले पाएंगे। थर्ड एक्शन क्या है यहाँ पर? रिक्वेस्ट मिस्टर खान टू लुक फॉर एन इक्विवेलेंट जॉब इन इंडिया। नाउ इमीडिएट एक्शन हमें चाहिए। जॉब ढूंढेंगे, वो उन्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा, हम कहेंगे शायद उसका डायरेक्ट इंपैक्ट यहाँ पर ना पड़े। हमें इमीडिएट कोई एक एक्शन लेना होगा। रिजाइन फ्रॉम एलएसपी इंडिया, ज्वाइन मिस्टर खान इन न्यूयॉर्क एंड लुक फॉर ए सिमिलर जॉब देयर। अगेन आपने अगर यहाँ जॉब छोड़ दिया और वहां जाके आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको सिमिलर जॉब वहां पर मिल जाए, और स्पेशली तब जब आपने यहां पर इस कंपनी में इतना अच्छा काम किया है, आज आपने अपनी रेपुटेशन बनाई है। ये एडवाइजेबल नहीं होगा। नेक्स्ट, रिक्वेस्ट एलएसपी इंडिया फॉर ए सिमिलर पोजीशन इन एलएसपी यूएसए एंड फॉलो मिस्टर खान टू न्यूयॉर्क। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है कि वो भी वहां चले जाएंगे। भाई मेरे हस्बैंड दूसरी कंपनी में ज्वाइन किया है फॉर अ बेटर करियर, मैं आपके लिए मेहनत कर रही हूं, यहाँ पर एक पोजीशन है, मेरी एक रिस्पेक्ट मैंने अर्न किया है। अगर मुझे भी सिमिलर पोजीशन वहां दे दी जाए तो मेरे लिए दोनों चीजों को बैलेंस करना आसान होगा, मेरा काम भी सफर नहीं होगा और मेरी लाइफ को भी मैं एडजस्ट कर पाऊंगी। तो डेफिनेटली सेकंड और फिफ्थ एक्शन इमीडिएट होनी चाहिए, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। फोर्थ ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। लुक एट द नेक्स्ट सेट। Mohan's was a popular fast food joint at Connaught Place, Delhi. Initially, Mohan handled his business alone. His sons, Ram and Kishan, joined the business after graduation from college. Ram was entrepreneurial in nature. Subsequently, another branch of Mohan's was opened in Panipat.
Mohan had chosen Ram to head the Panipat branch. Though Ram increased sales in short time, he had stopped using premium quality organic vegetables, the specialty of Mohan's. Mohan and Kishan were not happy with his way of doing business. Now the foremost challenge for Mohan was to sort out this issue with Ram. Mohan knew that replacing Ram with Kishan was difficult as Kishan did not want to leave Delhi. However, giving a free hand to Ram might have long-term negative consequences. Mohan was confused about the future of course of actions. First question क्या है? Mohan sought the help of 5 consultants who gave the following opinions. Consultant के opinion पढ़ने से पहले हम question पे नजर डालें. Which of the following set of options would support Ram's argument of not using organic vegetables? Organic vegetables might be a big success at Connaught Place, but awareness about organic vegetables is low among Panipat customers. तो अगर अवेयरनेस लो है तो ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स यूज करने से कोई बहुत बड़ा एडवांटेज हमें नहीं मिलेगा. पीपल आर हैप्पी जो उन्हें मिल रहा है, इस वजह से हम ऑर्गेनिक वेजिटेबल यूज नहीं कर रहे हैं. यस, ये एक वैलिड कॉज होगा उनके आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए. The Connaught Place model can be implemented in Panipat provided the business is prepared to face the consequences. What kind of consequences we are talking about? अगर ये मॉडल दिल्ली में सक्सेसफुल है तो पानीपत में इसको इंप्लीमेंट करने से कॉन्सिक्वेंसेस तब होंगे जब हम क्वालिटी को कोई कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं और लोग उसके अगेंस्ट चले जाएं. तो सेकंड हमारा किसी भी हालत में ओपिनियन हम इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए हमें. तो हम इस ऑप्शन को रिजेक्ट कर सकते हैं एंड देयरफॉर इसको भी हम रिजेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट, मेनी हाई एंड रेस्टोरेंट्स इन पानीपत यूज ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स. So using organic vegetables will not be a differentiating factor. बहुत लोग यूज कर रहे हैं, अगर हम भी इसको यूज कर लेंगे तो उससे हमें कोई फायदा यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है. Therefore हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं. दो ये स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं होगा या सपोर्टिव आर्ग्यूमेंट नहीं होगा, बट हाँ उनकी वजह ठीक है कि अगर मान लीजिए से कोई डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हो तब तो हम इसे करें, ठीक लगता है. लेकिन कोई डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं है तो इसको करना समझदारी नहीं होगी. Selling prices of their dishes in Panipat are significantly lower. Using organic vegetables will bring down profits. अगर आप ऑर्गेनिक वेजिटेबल करेंगी वो कॉस्टली है, आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा. यहां जो सेलिंग प्राइस है वो दिल्ली के मुकाबले कम है, प्रॉफिट कम हो जाएगा. इसलिए हम ये ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स को यूज नहीं कर रहे हैं. उनका जो रीजन है वो बिल्कुल वैलिड है. यहां पर प्रीमियम क्वालिटी ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स आर नॉट इजीली अवेलेबल इन पानीपत. एक और वजह है हम इसको यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये इजीली अवेलेबल नहीं है. दिल्ली में अवेलेबल है, यहां पर अवेलेबल नहीं है. यस, ये भी एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन होगा जो उनके आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट कर रहा है. तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? थर्ड ऑप्शन, दैट इज 1, 3, 4 एंड 5. इनफैक्ट फिफ्थ ऑप्शन को तो हम रिजेक्ट कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि जब अवेलेबल ही नहीं है तो उसको हम कैसे अपने जो कुकिंग है उसमें यूज करेंगे. और इस वजह से हम इस ऑप्शन को यहां एलिमिनेट करके थर्ड ऑप्शन को अपना आंसर मार्क कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन सॉट फीडबैक फ्रॉम अ फ्यू ऑफ हिज बिजनेसमैन फ्रेंड्स हु आर फेमिलियर विद बोथ द ब्रांचेस. हियर इज व्हाट दे सेड. बिजनेसमैन वन ने क्या कहा? कस्टमर्स ऑफ कनॉट प्लेस एंड पानीपत आर वेरी डिफरेंट. इनमें आप दोनों में सिमिलैरिटी नहीं कर सकते, इसलिए आप ये नहीं मान सकते कि प्रोडक्ट बिल्कुल सेम होना चाहिए. बिजनेसमैन टू कह रहे हैं कस्टमर्स इन पानीपत आर एक्सट्रीमली हैप्पी विद राम्स बिहेवियर. तो वो वेजिटेबल क्या यूज कर रहे हैं वो यहां पर इंपॉर्टेंट नहीं, पर उनका बिहेवियर जो है वो कस्टमर्स को काफी पसंद आ रहा है. बिजनेसमैन 3 कह रहे हैं पानीपत ब्रांच डज नॉट यूज द सेम क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स बट मेंटेन्स गुड हाइजीन एंड टेस्ट. इंग्रेडिएंट की क्वालिटी में थोड़ा बहुत फर्क है यहां पर, लेकिन हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं और टेस्ट मेंटेन कर रहे हैं. लोगों को यही चाहिए. बिजनेसमैन 4, who knows tomorrow the customers of Panipat might also appreciate what Connaught Place customers appreciate today. आज जो हाई क्वालिटी प्रीमियम वेजिटेबल यूज करते हैं उसको बहुत ज्यादा भी वो वेटेज नहीं देते. हो सकता है कल वो उसको वेटेज देने लगे, हमें नहीं मालूम है. इफ मोहन थिंक्स ऑल दीज आर वैलिड कंसर्न्स, दैट मींस जो भी इनके बिजनेसमैन फ्रेंड ने बताया है वो वैलिड है. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस वुड बी बेस्ट फॉर द बिजनेस? नंबर 1, ट्रेनिंग किशन टू रिप्लेस राम इन अ फ्यू मंथ्स. ये बहुत ज्यादा समझदारी का डिसीजन नहीं होगा. पहली बात तो किशन वहां जाना नहीं चाहते. दूसरा, राम बिजनेस को अच्छे से रन कर रहे हैं और कस्टमर उनको लाइक कर रहे हैं, तो रिप्लेस करना समझदारी नहीं होगी. नॉट वरिंग
अबाउट इंग्रेडिएंट्स एज लॉन्ग एज बिजनेस ग्रोस। ऐसी बात नहीं है। अगर आप अपने कोर क्वालिटी पे ही कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे तो आज तो फायदा दिख रहा है, कल इसका नुकसान हो सकता है। तो अगर वो वरी नहीं करेंगे कि क्या इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हैं, तो इन लॉन्गर रन बिजनेस को नुकसान करेगा। ब्रिंगिंग राम टू कनॉट प्लेस ब्रांच, एक तरह से हम उनको पनिश कर रहे हैं कि आप वहां अच्छा कर रहे हैं पर आप वापस कनॉट प्लेस ब्रांच आ जाइए। उसके पीछे का कोई रीजन होना चाहिए कि क्यों हम उनको यहां पर बुलाना चाहते हैं। मे बी वहां से ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी हम यहां देना चाहते हैं, वो सक्सेस हम यहां पर उनको इंप्लीमेंट करते हुए देखना चाहते हैं, तो ये ठीक रहेगा, वरना समझदारी नहीं है। नेमिंग द पानीपत ब्रांच एज राम्स एंड चेंजिंग इट बैक टू मोहन व्हेन नीडेड। एक और पैरेलल में हमने ब्रांच खोल दी है। इससे क्या हुआ है, क्योंकि वहां जो कस्टमर आ रहा है वो इसलिए वहां नहीं आ रहा है कि आप हाई क्वालिटी जो या प्रीमियम वेजिटेबल्स है वो यूज कर रहे हैं। वहां पर बिहेवियर के कारण, टेस्ट के कारण, हाइजीन के कारण आ रहा है। तो क्यों ना एक और ब्रांच खोल दी जाए जिससे दोनों ब्रांचेस जो हैं उनको आपस में रिलेट करने की जरूरत ना हो। यहां पर आप कह सकते हैं कि दोनों ब्रांचेस अलग अलग हैं, तो एक की क्वालिटी का दूसरे की क्वालिटी का इनका आपस में कहीं कोई लिंक नहीं है। और यह जरूरत पड़ने पर जब लगे कि हाँ आज हम प्रीमियम वेजिटेबल यूज कर रहे हैं, अवेयरनेस हो गई है, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, तब हम चाहे जब उसका नाम राम से क्या कर सकते हैं, मोहन, ये किया जा सकता है। फ्यूचर बिजनेस के लिए बहुत समझदारी होगी। आस्किंग किशन टू रन द पानीपत ब्रांच, वो जाना नहीं चाहते हैं, और अगर आप जाएंगे तो डिस्प्यूट ही क्रिएट करेंगे क्योंकि राम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ये ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं होगा। बेस्ट ऑप्शन जो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर मार्क कर सकते हैं वो है फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर डिस्कसिंग विद अ फ्यू कस्टमर्स मोहन रियलाइज्ड that compromising on the quality of ingredients at Panipat branch may not be good idea. But at the same time, he also realized that Panipat branch had grown fast. बिजनेस अच्छा आ रहा है, लेकिन कस्टमर से बात करके ये समझ में आया कि इंग्रेडिएंट्स की क्वालिटी गिराने से फायदा नहीं होगा, नुकसान हो सकता है। He was contemplating following 5 actions. Which of the following actions would be the best for the future of his business? Number 1, क्रिएटिंग अवेयरनेस कैंपेन फॉर ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स इन पानीपत। प्रॉब्लम यह है, अगर आपने कैंपेन क्रिएट भी कर लिया पर आपके पास वेजिटेबल अवेलेबल ही नहीं है, आपकी प्राइसेस लो है, तो कैसे इस कैंपेन से आप फायदा उठा पाएंगे, समझ नहीं आ रहा है, यह आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन, मोहन हिमसेल्फ शुड लुक आफ्टर द पानीपत ब्रांच। ब्रांच अच्छा कर रही है, बिजनेस अच्छा आ रहा है, लेकिन जो प्रीमियम क्वालिटी ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स यूज करते हैं वो कनॉट प्लेस ब्रांच में वो वहां यूज नहीं कर रहे हैं, कस्टमर से खुश नहीं है। तो सबसे समझदारी ये होगी कि एक बार वो खुद जाके उस ब्रांच को संभाले, क्या प्रॉब्लम आ रही है वो देखें और उसका एक सोल्यूशन निकालने की कोशिश करें। लॉन्गर रन में आपकी ब्रांच की जो इमेज है, जो आइडेंटिटी है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। और अगर एक जगह आपका नाम खराब होता है तो इसका असर दूसरी जगह पर बिजनेस में या फ्यूचर एक्सपांशन में भी हो सकता है। ये हमारा आंसर होना चाहिए। क्लोज डाउन द पानीपत ब्रांच, ये समझदारी नहीं है, अच्छा कर रही है ब्रांच, कुछ कमियां आपको नजर आ रही है, उस पर वर्क करना समझदारी होगी, बंद करना समझदारी नहीं होगी। सेंड किशन टू पानीपत ब्रांच एंड ब्रिंग राम टू कनॉट प्लेस परमानेंट। ऐसा क्यों? एक तो किशन वहां जाना नहीं चाहते हैं, राम बिजनेस अच्छा कर रही है, कुछ सुधार करने की जरूरत है। अगर आप उन्हें कनॉट प्लेस ब्रांच लेके आ रहे हैं तो कोई वजह आपके पास होनी चाहिए कि क्यों उन्हें लेके आ रहे हैं। अगर आप इस तरह से करेंगे तो फ्यूचर में कहीं कोई और ब्रांच आप ओपन ही नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए किसी को आप फ्रेंचाइजी देना चाहें तो कैसे देंगे? आपको ये इंश्योर करना है कि वो क्वालिटी जो आपने कनॉट प्लेस ब्रांच में मेंटेन की है वही क्वालिटी अक्रॉस द ब्रांचेस मेंटेन हो, चाहे उसको आपके सन मैनेज करें या कोई और पर्सन मैनेज करें। तो ये डिसीजन लॉन्ग रन में बिजनेस के लिए फायदेमंद नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन, हायर अ न्यू पर्सन टू रन द पानीपत ब्रांच। हमें पहले वहां पर एक कल्चर डेवलप करनी होगी, एक सिस्टम बनाना होगा ताकि उस चीज को वो एज इट इज फॉलो करे। एंड देन यस, हम चाहें तो किसी को हायर कर सकते हैं, राम को कोई और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहीं आगे भेजा जा सकता है। ये भी समझदारी नहीं होगी। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? सेकेंड ऑप्शन। लुक एट द नेक्स्ट सेट। MBA entrance examination comprises two types of problems, formula based and application based. From the analysis of past data, Interesting School of Management, that is ISM, observes that students good at solving application based problems are entrepreneurial in nature. Coaching institutes for MBA entrance exams train them to spot formula based problems and answer them correctly so as to obtain the required overall cutoff percentile. Thus, students in general shy away from application based problems, and even those with entrepreneurial mindset target
formula based problem. Half of a mark is deducted for every wrong answer. First question, ISM wants more students with entrepreneurial mindset in the next batch. To achieve this, ISM is considering following proposals. Proposal पढ़ने से पहले हम क्वेश्चन पे नजर डालेंगे. Which of the following proposal or combination of proposals is likely to identify students with best entrepreneurial mindset? First proposal पे नजर डालते हैं. Preparing a question paper of two parts, part A and part B. Duration है 1 hour each. Part A and part B would consist of formula-based problems and application-based problems respectively. After taking away part A, part B would be distributed. The qualifying cutoff percentile would be calculated on the combined scores of two parts. Now इसमें एक प्रॉब्लम है. इससे एप्लीकेशन बेस्ड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको स्टूडेंट ज्यादा अटेम्प्ट करेंगे या ज्यादा स्कोर करेंगे जरूरी नहीं है. हो सकता है वो कोशिश ये करें कि पार्ट ए में अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर लें, पार्ट बी में अगर कम आ भी गया तो ओवरऑल परसेंटाइल यहां पर चेक हो रही है, दैट इज इंडिविजुअल परसेंटाइल काम नहीं आ रही है. तो अगेन बच्चे जो है वो पार्ट ए पर ज्यादा फोकस करेंगे पार्ट बी के मुकाबले. 1 आवर का टाइम ड्यूरेशन गिवन है, वो कोशिश करेंगे इस मार्क्स को मैक्सिमाइज करने की, बट स्टिल देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि अभी भी वो फॉर्मूला बेस्ड जो एरिया है उस पर ज्यादा फोकस करें. नेक्स्ट, प्रिपेयरिंग अ क्वेश्चन पेपर जिसके 2 पार्ट हो, पार्ट ए पार्ट बी. पार्ट ए वुड कंप्राइज फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम्स, पार्ट बी वुड कंप्राइज एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स, ईच हैविंग अ सेपरेट क्वालिफाइंग कट ऑफ परसेंटाइल. यहां पर इंडिविजुअल टाइम लिमिट नहीं दी गई है, बट इंडिविजुअल परसेंटाइल जो कट ऑफ परसेंटाइल है वो स्कोर करना जरूरी है. तो अब स्टूडेंट्स दोनों ही सेक्शंस में परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे. नेक्स्ट, असाइनिंग 1 मार्क फॉर फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम्स, 2 मार्क्स फॉर एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स एज एन इंसेंटिव फॉर अटेम्प्टिंग एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स. एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट करने में फायदा है, डबल मार्क्स हमें मिल रहे हैं. डेफिनेटली स्टूडेंट्स मोटिवेट होंगे इस पार्ट को अटेम्प्ट करने के लिए, तो ये भी हम कंसीडर करेंगे. अलॉटिंग 1 मार्क फॉर फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम्स एंड 3 मार्क्स फॉर एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स विदाउट मेंशनिंग दिस इन द क्वेश्चन पेपर. अगर आपने क्वेश्चन पेपर में मेंशन नहीं किया तो अगेन देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि बच्चे फॉर्मूला बेस्ड जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें अटेम्प्ट करेंगे. हमारा पर्पस डिफीट हो जाएगा. हम चाहते हैं कि जो बच्चे हमारे पास आए वो इस माइंडसेट के साथ हमारे पास आए, दैट मींस एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स में वो अच्छा परफॉर्म करें. ऑप्शंस पे नजर डालते हैं. सेकंड, यस ये काम का है, लेकिन अगर इसके साथ में हम थर्ड भी जोड़ दें तो हमारे लिए फायदेमंद होगा. 1 and 2. 1 में यहां पर हमने क्या किया, 2 पार्ट तो कर दिए हैं, पर यहां पर कंबाइंड परसेंटाइल हमें चाहिए कट ऑफ के लिए, ओवरऑल नहीं. तो प्रोबेबली मैं कहूंगा ये पार्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आंसर नहीं देगा एंड इसी वजह से हम इसे भी रिजेक्ट कर सकते हैं. सेकेंड एंड थर्ड यहां पर हमें फायदा हो जाएगा. एक, हमने एक्स्ट्रा मार्क्स दे रही हैं एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स के लिए, और दूसरा दोनों सेक्शन में आपको जो कट ऑफ परसेंटाइल है वो क्लियर करनी होगी. तो स्टूडेंट्स उस एरिया पर फोकस करेंगे और जो पर्पस है हमारा वो फुलफिल हो जाएगा. फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, ISM conducts a common entrance examination every year. This year the question paper would comprise 60 questions with an equal mix of formula based problems and application based problems. All questions would carry equal marks. Balaji is appearing for the examination. Before appearing for the examination, he gets the following information from coaching institutes. Information पढ़ने से पहले क्वेश्चन पे नजर डाल दें. Based on above information, which of the following options would help him to be better prepared for the एग्जामिनेशन? ऐसी कोई भी जानकारी जो एग्जाम में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए या एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताए वो हमारे काम की होगी. एप्लीकेशन ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स टेक मोर टाइम टू सॉल्व इन एन एग्जामिनेशन हॉल. यस, ये उनको मदद करेगा. इससे वो इन प्रॉब्लम्स को अवॉइड करेंगे क्योंकि इन्हें मालूम है इसमें समय ज्यादा लगेगा. चांसेस ऑफ सिली मिस्टेक्स वुड बी लो इन एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स. अब ये एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट करने के एडवांटेज बता रहा है कि जो सिली मिस्टेक हम कर देते हैं कैलकुलेशन करते समय फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम्स में वो यहां पर कम होंगे. तो ये इसके पॉजिटिव पार्ट बता रहा है. तो इससे उनको इसको अटेम्प्ट करने में एक मोटिवेशन रहेगा. ISM would assist the students with bank loans to start a new venture. इसका बालाजी की प्रिपरेशन से कोई लेना देना नहीं है, इसको हम हटा सकते हैं. ऑप्शंस आर जनरली कंफ्यूजिंग फॉर फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम्स. तो फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम्स क्यों नहीं अटेम्प्ट करनी चाहिए उसके बारे में बात कर रहा है, दैट इज उसके नेगेटिव एस्पेक्ट के बारे में बात कर रहा है. ये डेफिनेटली इनको मदद करेगा. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट कैन अप्लाई ओनली टू फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम्स. तो आप प्रैक्टिस कर करके इसको तो सुधार सकते हैं,
लेकिन दूसरे वाले को आप सिर्फ प्रैक्टिस करके नहीं सुधार सकते, तो उनके लिए आपको कुछ अलग अप्रोच डेवलप करनी होगी। यस, ये भी इनको बेटर प्रिपेयर करने में मदद करेगा। स्टूडेंट्स गेट वेरी गुड कैंपस जॉब्स प्रिपरेशन में, इससे कोई मदद उनको नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले फोर्थ और सिक्स्थ, ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, इनको तो हम रिजेक्ट कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा। बाकी सारी जो इंफॉर्मेशन है वो या तो किसी के सपोर्ट में या किसी के अगेंस्ट में बात कर रही है। दैट मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स उन्हें बता रही है। तो अकॉर्डिंगली वो अपनी स्किल के बेस पे, अपनी रिक्वायरमेंट के बेस पे अपना डिसीजन ले सकते हैं। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फिफ्थ ऑप्शन, दैट इज इंफॉर्मेशन 1, 2, 4 एंड 5। नेक्स्ट सेट, इनोवेटिव इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस IIB has decided to be the first green campus in India. IIB administration has advised all campus residents to reduce carbon footprints. IIB faculty members did a brainstorming and came up with the following suggestions. Suggestions पढ़ने से पहले हम क्वेश्चन पे नजर डालेंगे। Which of the following options would be the most preferred sequence of actions to reduce carbon footprints on campus? यानी सबसे पहले क्या कर सकते हैं, फिर क्या कर सकते हैं, फिर क्या कर सकते हैं, हमें इस पे ध्यान देना है। फर्स्ट सजेशन, replacing electricity source for street lights with solar panels. Definitely ये फुटप्रिंट को रिड्यूस करने में मदद करेगा और बहुत ज्यादा यहां पर कॉस्ट भी इन्वॉल्व नहीं होगी। नेक्स्ट, रिप्लेसिंग द एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स विद एनवायरमेंट फ्रेंडली बिल्डिंग्स, ये भी फायदेमंद है, लेकिन इसमें कॉस्ट इन्वॉल्व होगी और समय लगेगा। नेक्स्ट, organizing a seminar on towards a sustainable future involving all students, staff and experts from around the country. ये अवेयरनेस फैलाने में फायदेमंद रहेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि ये फुटप्रिंट कम हो, क्योंकि हम फर्स्ट ग्रीन कैंपस इसको बनाना चाहते हैं। तो सिर्फ अवेयरनेस कैंपेन से काम नहीं चलेगा, हमें कोई स्ट्रॉन्ग एक्शंस यहां पर लेने होंगे। नेक्स्ट, इंट्रोड्यूसिंग अ कंपल्सरी कोर्स ऑन सस्टेनेबिलिटी टू इंक्रीज अवेयरनेस अमंग स्टूडेंट्स। ये दोनों एक ही काम कर रहे हैं, अवेयरनेस फैलाने का, लेकिन हमें अवेयरनेस के बियॉन्ड जाके काम करना होगा। नेक्स्ट, कंडक्टिंग एन इनिशियल एनर्जी ऑडिट टू एक्सप्लोर वेयर IIB कैन रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट्स। डेफिनेटली ये तो सबसे पहली एक्टिविटी होगी, क्योंकि जब आप एनर्जी ऑडिट करते हैं आपको पता चलता है कि कहां कहां पर आप कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस कर सकते हैं, तब आपके लिए एक्शन लेना फायदेमंद रहता है। तो इनफैक्ट सबसे पहले हमें यही एक्शन लेना चाहिए, वो यहां पर हो रहा है, यहां पर और यहां पर। आइडेंटिफाई तो करें कि कहां पर हम कम कर सकते हैं। हम सिर्फ सेमिनार करना या डिस्कशन करने तक सीमित नहीं रखना चाहते, हम एक्शन लेके और कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करना चाहते हैं ना। अगर हम देखें तो उसके बाद में जो फर्स्ट हमारा सजेशन है वो थर्ड से बेटर माना जाएगा, बिकॉज फर्स्ट एक एक्शन ले रहा है एक इनिशियल लेवल पर, एक लोअर लेवल पर, जिसको इंप्लीमेंट करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो एक बार इस ऑप्शन को हम कंसीडर नहीं करेंगे और यहां पर 2 और 3 में से हम प्रेफर करेंगे 2 को, बिकॉज ये भी क्या कर रहा है, एक्शन की बात कर रहा है, दो इसमें समय लगेगा। सेमिनार की जरूरत नहीं होगी, जब ऑलरेडी आपने एक्शन करना शुरू कर दिया है, अवेयरनेस कैंपेन जो है वो साथ साथ चल सकते हैं, उसको स्पेसिफिकली अपने एक्शन में इंप्लीमेंट करने के लिए जरूरत यहां पर नहीं होगी। थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर होगा, जो कहेगा आइडेंटिफाई करिए कहां है, इंप्लीमेंट करिए एट ए लोअर लेवल एंड देन इंप्लीमेंट करिए एट अ लार्जर लेवल।